हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे तीनों सब्जेक्ट के रिवीजन करवाए जा रहे हैं। आज हम फिजिक्स के रिवीजन में पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन की अगर वेटेज की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स से आपके पास दो क्वेश्चन आना है। इसमें भी एक तो लेंस से आना है, ये भी फिक्स है, इसीलिए मैं लेंस पे फोकस ज़्यादा करने वाला हूँ। और दूसरा जो आना है वो प्रिज्म और एंगुलर डिस्पर्सन यहाँ से, जिसमें आता है क्वेश्चन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन या डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। बट हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लेंस वाला तो फिक्स है, तो हम लेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पे भी आपके पास दो क्वेश्चन, या तो एक तो फिक्स ही रहने वाला है, कभी कभी दो दे देगा, एक फिक्स होगा। और यहाँ पे हमेशा बात करेगा मैक्सिमा मिनिमा ये सब की, या तो फिर स्लैब वाला क्वेश्चन आएगा, या तो फिर कॉन्साइड का क्वेश्चन आएगा। स्लैब और कॉन्साइड पे ही हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये एनटीए जो भी पेपर दे रहा है, मैंने यही एनालिसिस किया है कि हमारे पेपर में जो भी एनटीए दे रहा है स्लैब या फिर कॉन्साइड, दो केस ज़्यादा उठा रहा है। और यहाँ से एंगुलर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सिव ऐसा कुछ पूछ रहा है, ठीक है, या तो फिर कम्बिनेशन ऑफ मिरर लेंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर्स की। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर। तो यहाँ पे जितने भी बात करेंगे सब पॉइंट बेसिस ऐसे पॉइंट उठाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है फिगर से बनता है। बताओ ऑब्जेक्ट रियल है कि इमेज रियल है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं, फिगर से हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास एक कोई प्लेन मिरर है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ है। हम फिगर से देखेंगे तो थोड़ा आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ से अब मानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, अभी तो रियल है, ठीक है। यहाँ से हमारी रह गई इंसिडेंट रे, फिर क्या हुई, प्लेन मिरर है तो यहाँ से इतना तो अभी जानते ही होंगे, नया तो कोई है नहीं, रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी पॉइंट क्या लग रही है, यहाँ से कहीं रे आ रही है, ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई। ठीक है, दूसरा फिगर अब बनाते हैं। दूसरे फिगर के देखा जाए तो अब मानते हैं इंसिडेंट रे हमारी कुछ ऐसी आ रही है, इंसिडेंट रे हमारी ऐसी है, तो ये कहाँ कन्वर्ज होती हुई लग रही है, यहाँ पर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, वापस जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इमेज। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा वर्चुअल है कौन सा रियल है। यहाँ पे देखेंगे कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन डिसाइड करता है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करने वाला है आपका इंसिडेंट रे, और इमेज ये डिसाइड करने वाला है रिफ्लेक्टेड रे। तो इस बात का पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के लिए आप हमेशा क्या देखेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब रियल और ये वर्चुअल कौन डिसाइड करेगा, रियल। अगर कन्वर्ज हो रही है सच में तो ये क्या होगी, रियल होगी। अगर वर्चुअल मीन्स कन्वर्ज होती हुई दिख रही होगी, ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पे ये वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में नहीं कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, हमको क्या बस दिख रही है, तो क्या हो जाएगी, वर्चुअल। अब इसी से डिसाइड करते ऑब्जेक्ट देखना, तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी रे देखेंगे, इंसिडेंट। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, तो इसके लिए ये इंसिडेंट है और ये वाली रे इंसिडेंट, यही दोनों इसके लिए इंसिडेंट। अब ये क्या है, ये सच में कन्वर्ज होती हुई क्या है, सच में कन्वर्ज क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ज से आ रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, इंसिडेंट रे पे आएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बात करते हैं इस वाले की। अब ये इंसिडेंट रे इसके लिए, बट ये एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही, उससे पहले क्या आ जा रही है, मिरर, लेकिन कन्वर्ज होती हुई क्या दिख रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा कैसा होगा, वर्चुअल, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात करते हैं इमेज। इमेज के लिए क्या देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाले रिफ्लेक्टेड इसके लिए है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड है। अब देखेंगे वर्चुअल है कि रियल, तो वर्चुअल और रियल के क्या देखेंगे, कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देख रहे हैं हम लोग ये रिफ्लेक्टेड है, और ये एक्चुअल में क्या कन्वर्ज नहीं हुई है कहीं पर, बस हमें दिख रही है कि यहीं कहीं कन्वर्ज है। तो ये क्या इमेज बना रही है, कैसा हो जाएगा, दिख रही है हमें, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज। सेम चीज यहाँ पे, इमेज देखना है तो रिफ्लेक्टेड है, तो ये इंसिडेंट था, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, पिंक वाली क्या है इसके लिए रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है, ये एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, रियल। तो हो जाएगा
रियल इमेज, ठीक है। तो ये है, तो हमारी बात हो गई वर्चुअल और रियल की। तो पहला क्वेश्चन इजी अगर बना सकते हैं स्ट्रक्चर से, तो ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक है। आपके पास बस आधा फिगर देगा, आपके पास पूरा फिगर नहीं देने वाला, ऐसे मान लेते हैं खाली इतना फिगर देगा, ठीक है। तो पूछ लेगा बताओ हमारी इमेज क्या होगी, ये इमेज भी नहीं देगा, इमेज भी नहीं देने वाला आपको, बस ऐसे बना देगा, कहेगा इमेज बताओ क्या होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसिडेंट रे दिया है तो आप रिफ्लेक्टेड रे बनाइए, रिफ्लेक्टेड रे बना दिया ऐसे। बनाने के बाद फिर आपको क्या देखना है कि कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये क्या पीछे घुमाएंगे तो क्या कन्वर्ज नहीं हो रही है, बस दिख रही है हमको, तो ये इमेज हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे से तो इमेज इधर बना, पोजीशन पता चला, ठीक है। अब ये वर्चुअल है कि रियल, ये क्या कन्वर्ज बताएगी, ठीक है, यहाँ से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बताओ हमारा मिरर कहाँ पे रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, कौन सा मिरर है ये देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर हमारी रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमें पता है कि जो प्लेन प्लेन मिरर होता है, ठीक है, यहाँ से कोई रे अगर आई एंगल बनाती है तो क्या होता है, आर एंगल से वापस आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है रिफ्लेक्टेड में। तो इससे हम लोग डिसाइड करेंगे प्लेन मिरर हमारा कहाँ पे। मान लेते हैं हमारे पास ऐसे दो दे दी हुई है, ऐसी दी हुई, और यहाँ पे रे हमारी कुछ ऐसी आ रही है। पूछा जाए कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे दिख रहा है लाइट हमेशा क्या है, पैरेलल है, तो क्या होनी है यहाँ पे, प्लेन मिरर होनी है। क्या होनी है, प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर कोई कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन मिरर रखा कहाँ पे, इसकी बात करते हैं, कैसे रखा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइट को जब हम आगे ड्रॉ करेंगे, ये हमने आगे बना दिया, ठीक है। तो ये वाली रे, ये वाली रे, तो दिख रहा है यहाँ पे ये नॉर्मल, प्लेन मिरर क्या होगा हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो हमारी कैसी होगी प्लेन मिरर, ये मतलब हमारी प्लेन मिरर ऐसी है, लाइट ऐसे आ रही है और एक लाइट ऐसे जा रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के देगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस की, नंबर ऑफ इमेजेस की। तो नंबर ऑफ इमेजेस में दो केस बनता है, तो हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक बार अगर हमारा 360 अपॉन थीटा इवन आता है तो क्या करना है, और 360 अपॉन थीटा ऑड आता है तो क्या करना है। अगर 360 अपॉन मान लेते हैं ये दो मिरर था थीटा एंगल पे, अगर ये 360 अपॉन थीटा इवन आता है तो हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो क्या करेंगे, m माइनस वन। कितना करेंगे हम लोग, m माइनस वन करेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी आएगा ये m की वैल्यू, m की वैल्यू 360 वैट। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होना है, नंबर ऑफ इमेजेस होना है m माइनस वन। अगर ऑड आता है फिर तो दो कंडीशन है हमारे पास तब भी, यदि बाइसेक्टर पे रखा हुआ है और बाइसेक्टर के अलावा कहीं पे रखा है अदर देन बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या है, ये दोनों एंगल के बीच की लाइन, जैसे ये एंगल है इसके एकदम बीचों बीच की लाइन अगर कहीं यहाँ पे रखा है, हमारा ऑड आया है और ऑब्जेक्ट क्या बोला बाइसेक्टर पे रखा है, तो हम लोग इसको एज अ ट्रीट करेंगे इवन की तरह। तो बाइसेक्टर पे रखा है तो कितना आएगा नंबर ऑफ इमेजेस m माइनस वन। बट अगर बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, यहाँ कहीं रखा है और ऑड आ रहा है हमारे पास, तो सीधा हम लोग जितना भी आएगा वैल्यू m ही रख देंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है पोजिशन ऑफ इमेजेस। यहाँ पे हमारे पास ऐसा दो प्लेन मिरर दे देगा ऐसा कुछ। अब इसके लिए फॉर्मूला मैं याद नहीं कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है काफ़ी फॉर्मूले बन जाते हैं, तो आप इसका प्रोसेस देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे डिस्टेंस दे देगा x, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रख देगा और ये बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिएगा। ये x को हम लोग 5 मान लेते हैं, वैल्यू लेके चलेंगे काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है। मीन्स क्या है, दोनों प्लेन मिरर के बीच में रखा है, वैसे कहीं पे भी रखा हमें उससे नहीं मतलब, हम कैसे चलेंगे देख लीजिएगा। ये मान लेते हैं ये पहला मिरर है, ये दूसरा मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट तो पहला मिरर कहाँ पे बनाएगा इमेज, इससे 5 सेंटीमीटर पे बनाएगा यहाँ पे, ये इसके लिए कौन सा इमेज होगा, पहला इमेज होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला क्या बनाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर पे बनाएगा, इसके लिए भी कौन सा इमेज होगा, पहला इमेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है, पूछेगा कि बताओ द डिस्टेंस बिटवीन द दोनों के फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस। तो दिख रहा है पहला वाला इधर 5 और ये इधर 5, बीच का डिस्टेंस क्या 10। तो यह आ रहा है कि दोनों के पहले के बीच का डिस्टेंस ये टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है ये पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए फॉर्मूला नहीं याद करा रहा हूँ मैं।
अब फिर क्या मान लेते हैं कि सेकंड के पूछ रहा है, कह रहा है बताओ कि पहला फर्स्ट मिरर का और जो सेकंड मिरर है दोनों की सेकंड इमेजेस कितनी दूरी पे है। ठीक है, मीन्स दोनों की अब सेकंड चाहिए तो फर्स्ट हो गई, अब सेकंड हमको चाहिए यहाँ पे। तो अब इसके लिए, ये मिरर के लिए, सेकंड वाले के लिए जो इसका फर्स्ट इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका इमेज कहाँ बनाएगा, ये 10 था और ये कितना था 5, तो 10 5 कितना 15, मीन से कितना बनाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना वापस से उसी ऑब्जेक्ट को मत उठा लेना, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, पहले मिरर का पहला इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेम चीज पहले के साथ होगा, दूसरे इमेज का पहला, दूसरे मिरर का पहला इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वापस से उठाया तो क्या आना है, फिर से वही इमेज आना, पहला इमेज। तो आपको क्या करना है, जब कभी सेकंड इमेज, सेकंड या थर्ड इमेज कुछ भी पूछे तो आप उससे पहले एक इमेज बना लीजिएगा। जैसे सेकंड इमेज पूछा तो मैंने फर्स्ट इमेज बना दूंगा मैं, फिर उसको ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सेकंड मिरर इसको ऑब्जेक्ट का ट्रीट कर रहा है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह होगा, तो ये भी कितना हो 10 5 ये भी 15 हो जाएगा, तो ये भी 15 सेंटीमीटर बनाएगा यहाँ पे। तो ये बना रहा है सेकंड इमेज। ठीक है, अब सेकंड इमेज के लिए यही मैंने कहा कि आपको फिर से वही मत उठा देना ऑब्जेक्ट, आपको जो पहला इमेज बना है उसको ऑब्जेक्ट के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना हो गया 15 और ये 10 और ये 15, मीन्स कितना हो गया ये 40 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 है। अब कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे पूछ सकता है कि बताओ सेकंड मिरर के पहले और दूसरे के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला मत याद करिएगा आप, इसका प्रोसेस। अब सेम कंडीशन पूछ सकता है यहाँ पे। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये मिरर है अपना, बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रखते हैं, वरना ये सोचेंगे कि बार बार बीच में क्यों रख रहे हैं, तो हम बीच में ना रखते हुए आप क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का रखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पहला मिरर है, दूसरा फर्स्ट मिरर का हमें यहाँ पे सेकंड इमेज और सेकंड मिरर का फर्स्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इनका क्या निकालना है, बीच का डिस्टेंस निकालना। फर्स्ट मिरर का कौन सा इमेज, सेकंड इमेज, और सेकंड मिरर का पहला इमेज। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इमेज से चलेंगे, तो पहले तो हम फर्स्ट इमेज का कर लेते हैं, दोनों का पहले फर्स्ट निकालते हैं। सेकंड मिरर के लिए कौन सा है, ये कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, टोटल 20 है, ये 4 है, तो कितना हो 16 हो जाएगा ये। तो इसके लिए 16 डिस्टेंस, तो कितना बनाएगा ये 16 सेंटीमीटर पे बनाएगा। ये इसका हो गया सेकंड मिरर का फर्स्ट इमेज, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट मिरर का सेकंड इमेज। तो पहले फर्स्ट मिरर का फर्स्ट इमेज बनाओ, तो फर्स्ट मिरर तो ऑब्जेक्ट का ही बन जाएगा। कितने पे बनाएगा ये 4 सेंटीमीटर पे बनाएगा, ये तो बनाएगा, इसके लिए फर्स्ट इमेज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए लेकिन सेकंड इमेज। तो सेकंड इमेज कौन सा होगा, सेकंड इमेज मैंने कहा था कि जो भी ये जो इमेज बना है फर्स्ट मिरर के लिए, जो इसका सेकंड इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, सेकंड मिरर का जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट के साथ ट्रीट करेगा। तो सेकंड इमेज का पहला कौन सा बना है, सेकंड मिरर का इमेज ये बना है, तो ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये सेकंड इमेज बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट इमेज कौन सा बनाया, रियल ऑब्जेक्ट, बस सेकंड इमेज कौन सा बनाएगा, जो ये सेकंड मिरर के लिए इमेज बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो कितने डिस्टेंस पे जाएगा ये देखना है यहाँ पे, ये फर्स्ट मिरर है, इससे कितना 16 और ये टोटल कितना है 20, तो कितना जाएगा ये 36। तो ये हो गया टोटल हमारे पास 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आया सेकंड इमेज। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट मिरर का क्या, सेकंड इमेज 36 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट मिरर। ठीक है, और सेकंड मिरर का पहला इमेज कितना है, यहाँ से 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया, और बीच की डिस्टेंस कितना है 20, ऐड कर लेते हैं कितना 36 प्लस 20 56 और प्लस 16, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 72। अब यहाँ पे ये काफ़ी टफ क्वेश्चन, फिलहाल आपसे ऐसा नहीं, हमेशा आपसे पूछेगा फर्स्ट मिरर का सेकंड इमेज, तो सेकंड मिरर का भी सेकंड इमेज, सेम इमेज की बात करेगा हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड दे सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। बस आपको प्रोसेस आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे प्रोसेस में यही गलती होगी कि एक बार जब आप फर्स्ट इमेज बना लेंगे तो बीच वाले को आप भूल जाना कि अब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं रहा। अब जो इमेज बनता जाएगा वो नेक्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स, कौन सा ही मिरर ले लें, सबके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे।
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके बाद मैग्नीफिकेशन का है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला होता है -v/u, और ये इसको लिख सकते हैं हम लोग f/f-u। तो इस फॉर्म में हम इसको फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूले की बात करते हैं, अभी बता दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है इसको। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को। फॉर्मूले को अप्लाई करते समय आपके वैसे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जो हम बुक से पढ़ते हैं, जो हमारी टेंडेंसी होती है, हम लोग लाइट को कहाँ लेके आते हैं? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जो डिस्टेंस इस तरफ नापी जाएगी, इसी तरफ, वो क्या लेनी है हमको? पॉजिटिव। और जो इसके अपोजिट नापेंगे वो क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा, ये कॉनकेव मिरर है अपना, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसके क्या लाइट आएगी, मिरर की तरह रिफ्लेक्ट होनी है, लाइट आए रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या, यहाँ से मान लेते हैं यार फोकस से होके जा रही है, और दूसरी लाइट मान लेते हैं सीधा सीधा यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही होगी, मान लेते हैं कि यहीं कहीं बन रही है इमेज। यहाँ से एक कॉनकेव मिरर था, ये हमारी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट, ये इमेज है, ठीक है। तो अब देखना, तो ये हो गई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यही कहीं फोकल लेंथ है इसका, ठीक है। तो हमारी लाइट क्या आ रही है? लेफ्ट टू राइट। और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापते हैं? ये इसकी जो पी पॉइंट होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो एक्सिस है हमारी ऑप्टिकल एक्सिस, इस पे जो पी पॉइंट जहाँ पे ये मिरर और ये कट कर रहे होंगे, यहाँ से नापते हैं। तो लाइट हमारी कहाँ? लेफ्ट टू राइट। पर हम डिस्टेंस यहाँ से नापेंगे तो कैसे चलेंगे? इधर चलेंगे, और इसके लिए भी इधर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे u और v दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों नेगेटिव। तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ से दोनों क्या रखने वाले हम लोग? नेगेटिव, ठीक है। तो आपको खाली लाइट जो है, अगर आप लाइट के डायरेक्शन में ही जाते हैं, अब यहीं पे अगर ये होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा कहीं पे इमेज बन जाता है वर्चुअल वाला, ठीक है। तो अगर हम इस सेम डायरेक्शन में फिर से यहीं से नापता है, तो ये क्या हो जाएगा? यू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या इधर चलना है ना, हमेशा सेंटर से आप नापेंगे, तो ये यू नेगेटिव। यही लेंस और मिरर दोनों के लिए चलना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको बना के दे देगा कि बताओ कितने ऑब्जेक्ट पे क्या रखा है, ठीक है, लेंस कितने पे, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फ्लो में कि कहाँ कहाँ पे इमेज बनता है। बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। इसका ऑप्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ कहीं पे इसका मान लेते हैं ये फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे याद रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर, फोकस होता है r/2। क्या होता है यहाँ पे? फोकस होता है -r/2। क्या है? कॉनकेव है ना, कॉनकेव का नेगेटिव आता है, ठीक है। क्यों नेगेटिव आता है? क्योंकि दिख रहा है ये सर्कल, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, मीन्स रेडियस क्या आएगा? अंदर की तरफ आएगा ना। ऐसे तो नापेंगे रेडियस, यहाँ से नापेंगे तो रेडियस क्या आने वाला? अंदर की तरफ। लेकिन लाइट हम लोग कहाँ लेके आएंगे? इधर। तो इसी वजह से क्या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। वैसे आपको इतना सब देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे इमेज बनेगा। हमारा जो इमेज कहाँ बनने वाला है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। और जैसे जैसे पास आएंगे इमेज भी क्या होगी? वैसे दूर जाएगी। मान लेते हैं अभी यहाँ पे है, इसको मानते हैं नंबर 1, तो इसका इमेज कहाँ बना? यहाँ पे बना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ आ गए हम लोग, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? थोड़ा सा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। और दोनों आते आते कहाँ मिलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसका इमेज भी यहीं बन जाना है, ठीक है। तो इसका इमेज मान लेते थर्ड ऑब्जेक्ट, तो यहीं बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर रखा है तो इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, ठीक है। और यही चीज़ अगर उल्टा कर दे कि कर्वेचर और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट को हमने इसके बीच में रख दिया। अब यही चीज़ हमें उल्टा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनना है? यहाँ बनना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और इधर जाएगा तो ये और इधर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, दोनों क्या है? उल्टे चल रहे हैं यहाँ पे।
इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है, अगला कंडीशन आता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे यू और ये बी है तो ये इनफाइनाइट पे बन जाएगा, और यही चीज़ अगर इनफाइनाइट पे हो तो फोकल है। ठीक है, और अगर फोकस हो पी, ये जो पी पॉइंट है इसके बीच में रखा हो तो ये कहाँ बन जाएगा, इसका इमेज यहाँ पे अगर रखा हो हमारा ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज खाली हमें ध्यान रखना है, इसका इमेज हमेशा बनता है कॉन्केव मिरर के पीछे, और कैसा होता है ये वर्चुअल और स्ट्रेट लाइन। तो अकेला हमें ये एक मिला है जो कि स्ट्रेट पे होता है, तो याद रखना है कि कॉन्केव मिरर एफ और पी के बीच अगर हम रखते हैं तो इसका जो इमेज होता है वो बनता है कॉन्केव मिरर की, क्या बनता है ये पीछे बनता है, और कैसा होता है वर्चुअल और स्ट्रेट होता है। ठीक है, बाकी सब कैसे रहने वाले हैं, इसके अलावा छोड़ के बाकी सब में क्या होने वाला है, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर है अगर हम फोकस और पी पॉइंट के बीच में रखें तो इसका कहाँ पे बनना है इमेज, हमेशा इसके पीछे और क्या बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बाकी सब में क्या बनना है इन्वर्टेड ही बनना है, चाहे कहीं पे भी यहाँ पे रखेंगे तो ये इन्वर्ट बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ के इन्वर्ट बनेगा। ठीक है, तो बाकी सब में ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्केव मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला जो हमारे पास फॉर्मूला आता है इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमने तो पढ़ रखा है, इतना तो हमने अभी पढ़ा, माइनस बी बाई यू, और यहाँ पे पढ़ा हमने एफ बाई एफ माइनस यू। इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको, इसके अलावा पढ़ना है अगर आपको एरिया के फॉर्म में बताना है मैग्निफिकेशन तो हो जाएगा एम स्क्वायर एरिया ऑफ इमेज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और क्या पढ़ना है इसके अलावा, इसके अलावा वेलोसिटी के फॉर्म में कि अगर वेलोसिटी दे रखा है डिस्टेंस ना देके क्या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, वो यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है यहाँ पे। और क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाता है हमेशा मिरर, मिरर या लेंस दोनों में बनाता है, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2, और ये x1 x2 क्या है समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे जो x1 x2 है ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मिरर है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्सिस, तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पे कर्वेचर, ये फोकल लेंथ मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है कर्वेचर इनफाइनाइट के, इसका इमेज कहाँ बनना है, यहीं बनना है ना, यहीं कहीं बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा वैसे, ये इससे बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये बनना है। अब यहाँ पे x1 x2 क्या, आप खाली इतना समझिए। ठीक है, तो x1 जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, ये जो हम लोग यू पढ़ते हैं ये क्या होता है फ्रॉम, ये क्या ऑप्टिकल वाले सेंटर जो होता है हमारा पी पॉइंट, यहाँ से है ये डिस्टेंस, बट x1 कहाँ से, फोकस से है, तो ये डिस्टेंस x1 है। ठीक है, ये x1, और x2 क्या है, ये भी इमेज की डिस्टेंस बट पी पॉइंट से नहीं, ये भी कहाँ से फोकस से, ये x2 डिस्टेंस है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा कि फोकस से x1 डिस्टेंस, फोकस से x2 डिस्टेंस, तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ इमेज, अरे क्या मिरर, तो यहाँ पे देखेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगी यहाँ पे x1 इंटू x2। ठीक है, एफ स्क्वायर टू x1 इंटू, अब ये लेंस और मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल है तो आप यहीं पे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे पास। अब एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है यहाँ पे जिसमें एनटीए काफ़ी बार पूछ रहा है, वो कौन कौन से क्वेश्चन बना रहा है। पहला क्वेश्चन जो बना रहा है वो हमें कहता है कि कोई मिरर है, वैसे जनरली जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे सब कॉन्केव मिरर के आएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज हमेशा कैसे बनना है, एक हमेशा स्मॉल ही बनती है और वर्चुअल बनती है, तो वो उसमें कोई क्वेश्चन बनाता भी नहीं है, वो हमेशा कॉन्केव मिरर की बात करता है। तो ये पी पॉइंट है अपना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाता है हमेशा वो कर्वेचर और ये फोकल लेंथ है, यहाँ पे हमें एक रॉड देगा, कहेगा कि हमारी कोई रॉड है जिसकी एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक एंड कोई पॉइंट ऐसे ए दे देगा, तो ये मान लेते हैं बी पॉइंट, तो कहेगा एक रॉड है ए बी लेंथ का जिसकी बी पॉइंट कर्वेचर पे ए पॉइंट, तो अपने आप यहाँ पे हमें कहीं बनाना पड़ेगा, पूछेगा इसकी लेंथ बताओ, इसकी इमेज की लेंथ, इसकी इमेज की लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पॉइंट मान के चलेंगे, पहला पॉइंट बी, अब इसको हम लोग यहाँ पे रॉड ना मान के क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग सीधा सीधा पॉइंट मान लेंगे, पहला पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट है, तो बी का कहाँ पे बनेगा इमेज, बी का तो बी पे ही, तो बी वाला तो यहीं बनने वाला है, मान लेते हैं बी डैश यहीं बनेगा। ए का कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में, तो कहाँ बनेगा ये कहीं
कर्वेचर और फोकस के बीच में ए डैश मान लेते हैं। अब ये क्या, ये लेंथ होगी कि क्या होगी, ये लेंथ होगी, अच्छा सॉरी ये नीचे की तरफ बनेगा, ये लेंथ किसकी बनेगी, इमेज की। तो ये ऐसा कैसे करेंगे, तो ये तो पता है बी का बी पे कर्वेचर पे बनना है, तो इसका तो लेंथ यही आना है, आर ही आएगा, ठीक है, यहीं से पी से नापेंगे लेंथ। और इसका तो ये u हो जाएगा, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है u है, तो इसका ये v निकाल लेंगे, v भी कहाँ से आना है, यहीं से आना है, v निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे r माइनस v कर देंगे, ये क्या होगा, रॉड ऑफ द रॉड का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के दे रहा है वो। और इसके अलावा एक कौन सा क्वेश्चन दे रहा है, एक हमेशा पूछ रहा है चेंज रेट ऑफ चेंज इन मैग्निफिकेशन, रेट ऑफ चेंज इन मैग्निफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे देता है, और क्या फोकल लेंथ दे देता है। उसके अलावा फिर आपको यही पूछता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्निफिकेशन। तो इसके लिए या तो फिर हमारे पास ये है कि रेट ऑफ चेंज इन, तो एम का फॉर्मूला पहले लगाएंगे माइनस वी बाई यू। अब रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है तो डी एम बाई डी टी करेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे डी टी, यहाँ पे क्या डी एम बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी माइनस वी बाई यू अपॉन डी टी। फिर इसको क्या डिफ्रेंशिएट, एक तो ये हमारे पास है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के पास यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कहाँ से आएगी, जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, वी इमेज वी ऑब्जेक्ट माइनस एम स्क्वायर, यहाँ से आएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा डिफ्रेंशिएशन क्या लंबा पड़ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, जब भी कुछ ऐसा हो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पे, चेंज इन पोजिशन ऑफ इमेज, जो हम लोग डेल्टा वी इक्वल टू माइनस एफ m2 माइनस m1, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज है ये, ठीक है। अब हमसे पूछा चेंज इन मैग्नी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नी, तो ये क्या है, तो चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन रेट पूछा, तो क्या डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। अब ये अगर देखा जाए चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन टाइम, तो क्या हो गया, ये तो पूरी पूरी वैल्यू क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस एफ, तो यहाँ पे डेल्टा एम बाय टी। तो हमको निकालना क्या है, डेल्टा एम बाय टी निकालना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एम बाय टी इक्वल टू वी ऑफ इमेज माइनस एफ। तो ये हमारे पास सीधा सीधा क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन अगर पूछेगा सीधा फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन फोकल लेंथ। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा जो फॉर्मूला है एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ, यहाँ से। और एम का एम कैसे निकालेंगे, एम के कई सारे फॉर्मूले, या तो माइनस वी बाई यू से निकाल लेना, या तो क्या एफ बाई एफ माइनस यू से निकाल लेना। तो हमारा क्या डिफ्रेंशिएशन से हम बच जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत लंबा, क्योंकि डिवीजन का डिफ्रेंशिएशन है ना, तो लंबा पड़ता है वो। तो हमारे पास ये सीधा सीधा फॉर्मूला आता है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, चेंज इन मैग्निफिकेशन क्या हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ इमेज नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन एफ है। तो यहाँ से आपका ये क्या क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा यहाँ से। अब मिरर से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता है वो, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस समय, वो मूवमेंट का, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर है, तो ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, पहले बोलता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट दे रखी है, तो प्लेन मिरर को नहीं मूव कराएगा, वी ऑफ मिरर क्या है 0, प्लेन मिरर को मूव नहीं कराता। अब इसका भी फॉर्मूला वैसे बता दूंगा मैं अभी लास्ट में, बट याद नहीं करना, आप सिंपल तरीके से चलिए, क्योंकि यहाँ पे मिरर में बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इस तरह। तो अगर खाली यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये यहाँ पे मिरर नहीं मूव कर रहा है, तो इमेज भी क्या होगी, सेम वेलोसिटी से आएगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होनी, सेम वेलोसिटी से पास आएगी। अगर ये पास आ रहा है तो क्या पास आएगी, और अगर ये दूर जा रहा है तो ये भी क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है। सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या देने वाली है, इस कंडीशन में सेम करना है आपको, ठीक है। बट अगर वी ऑफ मिरर भी दे रखा है, ये कि कहता है कि हमारी मिरर भी क्या जा रही है, अब ये कहता है हम खाली अब मिरर को मूव कराते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक देते हैं। तो यहाँ पे खाली मिरर हमारी मान लेते हैं इधर मूव कर रहा है वी एम से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, रुकी हुई है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो हमारी जो इसकी इमेज होगी, इमेज भी मिरर के सेम डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के क्या है अपोजिट, बस मिरर के सेम डायरेक्शन में, और ट्वाइस ऑफ वी मिरर की वेलोसिटी से जाएगी, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है तो इमेज भी कहाँ जाएगी, इधर ही जाएगी, और ट्वाइस ऑफ वी मिरर। तो ये आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि जो
अगर मिरर मूव करता है तो हमारी इमेज क्या होती है, ट्वाइस ऑफ वी मिरर, ठीक है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये सेम वेलोसिटी से और क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। अब मान लेते हैं हम दोनों को मूव करा दे, तो क्या कंडीशन बनेगा, ये हमारे पास प्लेन मिरर है। अब मान लेते हैं हमारी मिरर इधर जा रही है वीएम से, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है वीओ से। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट अगर वीओ से जा रहा है तो इमेज भी क्या आएगा, सेम वी आई इक्वल टू क्या, वीओ, सेम वेलोसिटी क्या पास आएगा, ठीक है। बट हमारा क्या मिरर भी तो जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इमेज क्या कोशिश करेगा मिरर से, वो कोशिश करेगा मिरर के ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी से दूर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो नेट कितना आ रहा है इसका, इसका जो नेट आएगा वो जो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, v, यहाँ पे v ऑफ इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे 2 ऑफ v ऑफ मिरर माइनस v ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आएगा ना नेट, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज तो इधर आएगा, लेकिन मिरर क्या करेगा, इसको ट्वाइस उधर दूर भगाएगा, तो नेट कितना आएगा, 2v माइनस v नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला बन के आया। अगर अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था पहले कंडीशन में, ये पहले कंडीशन फॉर्मूला था। अब v ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इधर जा रहा है, ठीक है, तो इमेज कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्या सेम वेलोसिटी, और मिरर हमारा मान लेते हैं इधर जा रहा है, ठीक है, v ऑफ मिरर यहाँ जा रहा है, तो ये इमेज क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ट्वाइस ऑफ v मिरर से चलेगा, v ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेट कितना आएगा, नेट यहाँ से दिख रहा होगा, वापस से कितना है, 2vm माइनस वी नॉट, वापस से क्या आ रहा है, 2vm माइनस वी नॉट, और कौन से डायरेक्शन में, वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, उधर जा रहा था पॉजिटिव एक्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा नेट, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, जो भी बड़ा होगा उस डायरेक्शन में माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा माइनस, तो ये सेकेंड मतलब यहाँ पे क्या सेकेंड कंडीशन देख लिया। इसके अलावा कंडीशन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला प्रूफ कर करके बता देता हूँ, इसलिए आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। कंडीशन देखिए आप, अब मान लेते हो ऑब्जेक्ट यहाँ है और मिरर इधर चल रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट मिरर को सेम डायरेक्शन में अपोजिट में चला रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर पास आ रहा है तो इमेज भी क्या आएगी, पास आएगी उस सेम वेलोसिटी से। बट अगर मिरर इधर जा रहा है तो क्या होगा, इमेज भी सेम डायरेक्शन में ट्वाइस ऑफ वी मिरर चलेगा। तो अब यहाँ पे देखना नेट कितना आ रहा है, वी ऑफ इमेज, यहाँ तो प्लस हो जा रहा है, वी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 ऑफ वी, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ फॉर्मूला नहीं याद करना, सब क्या करते हैं फॉर्मूला याद कर देते हैं, 2 ऑफ वी मिरर माइनस वी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सब क्या ये फॉर्मूला याद करके बैठ जाते हैं। अब कहीं ऐसा कुछ कंडीशन है तो क्या होना है, यहाँ पे गलत होने के पूरे चांसेस है। फिलहाल यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वी ऑफ मिरर क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस 2vm, और ये क्या है पॉजिटिव, तो माइनस वी नॉट, ये पॉजिटिव रहेगा ना यहाँ पे, तो ये वी नॉट, तो एक्चुअल में वही आना माइनस 2vm प्लस वी नॉट, तो आना तो वही है vm प्लस 2v, बट क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। फॉर्मूला आप याद ही मत करिए, आप क्या सीधा सीधा याद करिए, वी ऑब्जेक्ट इतने से आएगा अपोजिट डायरेक्शन में वी इमेज, और वी मिरर अगर चल रहा है तो सेम डायरेक्शन में 2 ऑफ वी मिरर, उसके बाद देख लेना है क्या है सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन, प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ये सब कवर हो चुके हैं। अब हम लोग कवर करने वाले हैं लेंस वाला चैप्टर, ठीक है। लेंस में भी हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से अब ज़्यादा मतलब है नहीं, तो हमें केवल वो पढ़ना है कि जो जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है मैक्सिमम। तो लेंस में हम लोग पहले तो जनरल फार्मूला पढ़ लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या होता है लेंस का, 1/f 1/v माइनस 1/u, सेम कंडीशन है, मिरर में प्लस हो जाता है, यहाँ पे क्या है माइनस, और मैग्नीफिकेशन का क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u, और यहाँ पे क्या आएगा f/f प्लस u, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे, वहाँ पे क्या था मिरर में, यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस भी, और यहाँ पे क्या ये बीच में माइनस था, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये तो था मिरर के लिए, कंपेयर करके थोड़ा चलिएगा, ठीक है। तो ये था मिरर के लिए हो गया हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है। बस वही सब वहाँ पे भी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। एरिया के फॉर्म में क्या आएगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या आएगा एम स्क्वायर, तो बाकी सब वही है। फिलहाल हमें क्या यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है, यहाँ से काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन जहाँ से बनता है हम उस पर फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूले से बनता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनना है, क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो होता है 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस
1, ब्रैकेट में 1 बाय, तो ये हमारे पास आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ पे म्यूअल, ये म्यूअल क्या है, यहाँ पे म्यू ऑफ इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और म्यूएम क्या है, म्यू ऑफ मीडियम, मीन जिस मीडियम में रखा है, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनाने वाला है वो सीधा सीधा आपको फोकल लेंथ ही पूछेगा। किसका किसका पूछ सकता है, पूछ सकता है आपको प्लेनो कॉन्वेक्स का, या फिर किसका पूछ सकता है, प्लेनो कॉन्केव का। इसके अलावा बाई कॉन्वेक्स, और क्या बाई कॉन्केव भी पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला। तो हमने पढ़ा 1 बाय एफ इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू मीडियम माइनस 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2। ठीक है, अब बात करते हैं पहले प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या, प्लेन और क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में रखेंगे। अब यहाँ पे मीडियम हम जनरली है जब प्रूव करते हैं तो क्या, अगर कोई और रखा है तो यहाँ पे मीडियम रखेंगे, बट वो जब भी देगा मीडियम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम एयर ही देने वाला, तो क्या देंगे यहाँ पे, दे देगा ऐसे म्यू। तो 1 बाई एफ इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ पे, म्यू ऑफ लेंस म्यू माइनस 1, और एयर का क्या होता है 1 ही होता है यहाँ पे मीडियम। ठीक है, 1 बाय R1, R1 क्या है, ये प्लेन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या बनाने वाला है, रेडियस तो बनाएगा नहीं। प्लेन मिरर के क्या होता है रेडियस, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट। अब देखें माइनस 1 बाय R2, अब R2 कहाँ जाएगा, ये R2 रेडियस, तो ये इस तरफ रेडियस बनाएगा, बट लाइट हम लोग किधर लेके आने वाले, इधर, और रेडियस किधर नापने वाले, इधर। तो क्या रखेंगे इसको माइनस, तो माइनस 1 बाय आर, तो ये हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने क्या आएगा, म्यू माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 बाय आर, ये 1 बाय एफ। तो एफ क्या आ गया, एफ इसके लिए आया प्लेनो कॉन्वेक्स लिए आर बाय म्यू माइनस 1। तो ये तो हमने प्रूव करके देख लिया। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा याद करना है यहाँ पे कि प्लेनो कॉन्वेक्स पूछे तो आर बाय म्यू माइनस 1, और प्लेनो कॉन्केव पूछे तो आर बाय म्यू माइनस 1 ही होगा, बट क्या होगा, माइनस साइन होगा। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि कॉन्केव का क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस है। अब इसी तरह बाई कॉन्वेक्स अगर कहेगा तो इसी का क्या कर देना, हाफ कर देना। बाई कॉन्वेक्स में इसका क्या होना है, हाफ हो जाना है। तो यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स में देखेंगे तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स का इसी का हाफ कर दो, आर बाय 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, और बाई कॉन्केव का, तो जो प्लेनो कॉन्केव कर रहा है उसका हाफ कर दो, आर बाय 2 म्यू माइनस 1। हमेशा थोड़ी हम बार बार प्रूफ करेंगे, हमें तो कम से कम इतनी चीज़ें तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव होता है उसी का अगर बाई निकालना है तो हमें क्या कर देना, हाफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा कवर होता है। दूसरा क्वेश्चन कैसा देता है यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला से, जब पावर इक्वल टू क्या होता है 1 बाय एफ, और यही क्या म्यू माइनस 1, अब एयर मीडियम लेके चलते हैं 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देने वाला है कि हमारे पास कोई भी मिरर था, मान लेते प्लेनो था या बाई था, बाई दे देगा जल्दी आपको, बाई कॉन्वेक्स था। ठीक है, इसका फोकल लेंथ एयर में F1 था, तो पूछेगा बताओ अगर इसको हम लोग वाटर मीडियम में डाल दिए तो F2 हो जा रहा है, तो रिलेशन बताओ। तो क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है बाकी क्या, रेडियस तो सेम है, तो इस पर तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो क्या आएगा 1 बाय F1, यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये सीधा म्यू माइनस 1, और मीडियम क्या है एयर है 1, और 1 बाय एफ, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू ऑफ लेंथ, और क्या म्यू ऑफ वाटर हो जाएगा मीडियम माइनस 1। उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से क्या आएगा F2 बाय F1 इक्वल टू, यहाँ से F2 ऊपर गया F1, तो यहाँ से सीधा है म्यू माइनस 1, तो यहाँ से म्यू माइनस 1, और ये क्या म्यू W। मतलब क्या है, आपसे यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी अब पूछेगा, या सेम पावर कह सकता है यहाँ पे कि पावर P1 है और P2 है, तो पावर क्या है यहाँ से, ये तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधा P1 बाय P2 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, केवल क्या याद करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनाता है यहाँ से, यहाँ जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनाता है वो सिंपल थियोरेटिकल बेस पे बनाता है। कहता है कि अगर हमारे पास मान लेते बाई कॉन्केव था और ये कॉन्वेक्स था, ठीक है, पूछता है बाई कॉन्वेक्स था, इसका मीडियम μ1 है, और इसका भी मान लेते μ1 है, और इसको जिस मीडियम में डाला गया μ2 मीडियम में डाला गया। ठीक है, अब ये देगा कि इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो अगर मीडियम ज़्यादा है, मीडियम क्या है, ज़्यादा डेंसर है लेंस से, तो याद रखना हमेशा नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये पानी में या किसी में μ2 में जाएगा तो, बट एक्ट नहीं करेगा कॉन्केव की तरह,
कॉनकेव की तरह यहाँ पे एक्ट नहीं, क्या क्या एक्ट करने लगेगा, ये कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। और सेम ये क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव मतलब ये कन्वर्ज नहीं, अब क्या कराएगा, डाइवर्ज कराने वाला है देखो। और ये अब डाइवर्ज नहीं क्या कराने वाला है, कन्वर्ज कराने वाला है, ठीक है। ये होता कहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए, लेंस में का फॉर्मूले से है 1/f इक्वल टू, हमने पढ़ा म्यू एल बाय म्यू मीडियम माइनस 1, और यहाँ पे जो भी था 1/r1 माइनस 1/r2 ये था हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, मीडियम को क्या कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा कर दिया ना मीडियम को, तो यहाँ पे म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम, ठीक है। तो म्यू एम क्या है, ग्रेटर है, तो क्या आएगा वैल्यू, नेगेटिव आएगी ना, तो 1/f की वैल्यू क्या हो जानी है, नेगेटिव मीन्स। और अगर पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जैसा इसके साथ हुआ, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, और आना क्या हमारा, और नेगेटिव आना है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो किसके साथ एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे पॉजिटिव था फोकल लेंथ और नेगेटिव आया, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, कॉन्केव। तो ये चीज़ आपको सीधा थियोरेटिकल बेसिस पे याद रखना है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को μ2 इज ग्रेटर देन μ1, और यहाँ पे लेंस को हमने रख दिया μ1 और μ2, तो यहाँ पे लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने नेचर को क्या कर देगा, यहाँ पे रहने वाला तो कॉन्केव है, बट यहाँ पे नेचर इसका क्या चेंज हो सकता है, कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है लेंस मेकर। तो लेंस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, वो बनाता है आपका कम्बिनेशन ऑफ लेंस से बनाएगा, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस से। अब कम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 1/f1 प्लस 1/f2, अगर दोनों लेंस के बीच में अगर डिस्टेंस भी है तो माइनस df1 f2, ठीक है। और पावर के टर्म में क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 माइनस dp1 p2, ठीक है। फिलहाल आपको d1 याद नहीं करना, आपको हमेशा यही रहता है कम्बिनेशन ऑफ मिरर 1/f1 प्लस 1/f2, ये आपका कम्बिनेशन ऑफ मिरर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ से बनाना है, ये फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको देगा ऐसा कुछ देने वाला है कि हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स के यहाँ पे 3-4 मिरर लगा देगा, ऐसे कुछ, और फोकल लेंथ मान लेते सबका सेम है, क्या है, सबका फोकल लेंथ सेम है, तो यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन भी सेम है, तो सीधा लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/f, तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया यहाँ पे f/3 हो गया। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन बनाता है आपको, यहाँ से लेंस को तोड़ने का काम करेगा। अब पहले ये हम लोग सीधा एग्जांपल बाई कॉन्वेक्स का लेके चलते हैं क्योंकि यही देता भी हमको। तो ये क्या करेगा, पहले इसको कहेगा ऑप्टिकल एक्सिस के हमने परपेंडिकुलर इसको ब्रेक किया, मीन्स अब हमारा मिरर कैसे हो गए, दो पार्ट में बढ़ गए। पहला मिरर ये प्लेनो कॉन्वेक्स और ये क्या प्लेनो कॉन्वेक्स, तो कहेगा अगर इसका फोकल लेंथ f है तो इसका बताओ f', ये भी मान लेते हैं f', तो बताना है कितना होगा। तो हमने तो ये पहले पढ़ा है कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है या प्लेनो कॉन्केव का जो भी होता है वो क्या हो जाता है, वो ट्वाइस ऑफ किसका रहता है, बाई कॉन्वेक्स का, किसका होता है, बाई कॉन्वेक्स। यही तो हमने पढ़ा है कि बाई कॉन्वेक्स का जब भी निकालना हो तो क्या कर देंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स का हाफ कर देंगे। तो ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स और ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स है। तो हमने क्या पढ़ा, प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है 2 ऑफ बाई कॉन्वेक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2f, और ये कितना हो जाएगा 2f। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा, परपेंडिकुलर कट करेगा ऑप्टिकल एक्सिस से, तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे होगा फोकल लेंथ उसको क्या कर देना, प्लेन का हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, प्लेन का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है क्योंकि बाई का हमने पढ़ा है आधा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बार वो कैसा ब्रेक करने वाला है, अगली बार वो ब्रेक करेगा ऑप्टिकल एक्सिस के जस्ट पैरेलल, ये था, ये ऑप्टिकल एक्सिस इसी पे कट कर दे रहा है, वो हमारा इसी पे कट करेगा। तो अब कहेगा हमारा कितना मिरर बनेगा, ऐसा कुछ मिरर बन जाएगा, ये ऐसा कुछ मिरर। तो अब पूछेगा इसका f' और f' बता दो, मान लेते हैं f था। तो यहाँ पे क्या है, लेंस में का फॉर्मूला क्या कहता है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, दोनों के दोनों रेडियस है, इसका भी रेडियस वही आने वाला है ना, एग्जिस्ट जो पहले आएगा यही तो रेडियस आएगा। तो रेडियस क्या है, सेम है, तो रेडियस में कोई चेंजेस नहीं, म्यू भी सेम है, तो क्या रहने वाला है एफ ही रहने वाला है। तो याद रखना जब भी कभी ऑप्टिकल एक्सिस के जस्ट पैरेलल कट करेगा, जस्ट पैरेलल, तो यहाँ पे क्या फोकल लेंथ नॉट चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। कब कब चेंज होगा, हमेशा परपेंडिकुलरली चेंज होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है लेंस से, इसी से अब इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कटिंग से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पे मीडियम चेंज करेगा, कहेगा हमारे पास ये मिरर लेंस था और इसके यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलली, ये पैरेलली यहाँ पे दो मीडियम है, यहाँ पे कोई पहला मीडियम हो गया μ1 और यहाँ पे एक दूसरा मीडियम हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा मीडियम है μ2 इतने में, ठीक है। पूछेगा नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, नंबर ऑफ इमेजेस बताना है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक दूसरा प्लेन, क्या है मीडियम अलग अलग है, क्या है मीडियम अलग अलग, इसका कुछ अलग फोकल लेंथ आएगा, इसका कुछ अलग आएगा। तो हम क्या करेंगे, नेट फोकल लेंथ निकाल लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 1/f आ रहा है तो क्या लिखेंगे 1/f डैश प्लस 1/f डबल डैश, मीन्स इसका कम्बिनेशन का एक अलग फोकल लेंथ आ रहा है, मतलब एक ही फोकल आएगा, क्या आएगा एक ही फोकल आएगा, चेंज हो जाएगा फोकल लेंथ। तो जब फोकल एक आएगा तो यहाँ पे 1 खाली आएगा अगर फोकस, तो इमेज क्या होगा फोकस पे जाके बनेगा, इनफाइनाइट से आएगी तो कहाँ पे बनेगा फोकस पे आके बनेगा और एक ही फोकस आएगा। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस क्या होने वाले 1। तो इसी तरह खाली इतने मीडियम नहीं, कितने भी मीडियम वो लगा दे, अगर वो परपेंडिकुलर लगाया है, अगर वो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये μ1 और ये मान लेते हैं ये μ2 और ये मान लेते हैं μ3 और ये μ4, कितना भी लगा दे बस ऑप्टिकल एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर है, तो कितना बनना है 1 इमेज, क्योंकि क्या होगा सबका अपना अलग अलग फोकल लेंथ आएगा और सब फोकल लेंथ मिलकर क्या एक फोकल लेंथ बनाएंगे, ठीक है। बट अगर इसी हमें मीडियम जो है, अब इसको पैरेलली रख रहा है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस के क्या रख रहा है, ये μ1 रख देता है, ये μ2 रख देता है, ये मान लेते हैं μ3 यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे μ4 कर रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे μ3 कर रहा है, μ2 कर रहा है, ठीक है। इस तरह मीन्स यहाँ पे क्या पैरेलली रख रहा है। तो याद रखना ये अलग से एक फोकल, ये अलग से एक अपना मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ये सॉरी लेंस की तरह, ये अलग से एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये अलग से एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से जो भी लाइट आएगी, मान लेते हैं ये इन्फानाइट से आ रही है हमारी लाइट, इन्फानाइट से जो भी लाइट आएगी वो इसके लिए ये जैसा मीडियम होगा ये अपने हिसाब से कन्वर्स कराएगा, ठीक है। यहाँ से जो इन्फानाइट इसके पास आएगी ये अपने हिसाब से कन्वर्स कराएगा, ठीक है। इसके पास जो आएगी ये अपने हिसाब से कहीं कन्वर्स, मीन्स क्या है डिफरेंट मीडियम और डिफरेंट फोकस आ रहे हैं सबके, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, जितने मीडियम होगा उतना यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ इस कंडीशन के लिए, अगर हम लोग परपेंडिकुलर ही भर रहे हैं μ1 μ2 μ3 जितना भी, ठीक है, तो यहाँ पे जितना मीडियम तो नंबर ऑफ इमेजेस तो क्या होगा नंबर ऑफ मीडियम के बराबर होगा। बट परपेंडिकुलर क्या होता है कोई चेंज नहीं, एक ही इमेज बनता है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कम, फिलहाल ये सब क्वेश्चंस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑप्टिकल एक्सिस था, इसके ऊपर हम क्या करते हैं मान लेते हैं 3 मीडियम μ1 μ2 μ3 और यहाँ से 2 मीडियम खाली μ1 और μ2, ये मीन्स एक परपेंडिकुलर ऊपर क्या है यहाँ पे पैरेलली रखता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो मैंने कहा पैरेलल होगा तो क्या होगा नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मीडियम, तो 1 2 3 मीडियम है तो ऊपर वाले के लिए कितना नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेगा 3 इमेजेस, ठीक है। और नीचे वाला क्या अपना ये दोनों कंबाइन करके क्या परपेंडिकुलर है तो एक ही बनाना है, तो ये अपना एक अलग से एक इमेज, तो टोटल इमेज कितना 3 + 1 4 इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास क्वेश्चन देने वाला है, ये क्वेश्चन आया तो एम्स लेवल का हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेंस से रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना देता है यहाँ पे लेंस से रिलेटेड, यहाँ पे लेंस को हमें क्या सिल्वरिंग कर देता है, तो सिल्वरिंग कई तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं बाई कॉन्वेक्स था इसको सिल्वर कर दिया, ठीक है। दूसरा एक प्लेनो कॉन्वेक्स था इसको यहाँ प्लेन सरफेस पे कर दिया सिल्वर, तीसरा प्लेनो कॉन्वेक्स ही है इसको कहा यहाँ सिल्वर कर दिया। अब कुछ भी कर सकता है, कॉनकेव भी कर सकता है, ऐसा नहीं खाली कॉन्वेक्स ही कर सकता है। इसका मैं तरीका बता दो करना क्या आप लोग को, तरीका कुछ ऐसा होगा कि ये मान लेते हैं अभी पहले प्लेन के लेके चलते हैं, इसको हमने सिल्वर किया यहाँ से हमने इसको प्लेन को सर अब देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एफ ऑफ कॉम्बिनेशन ये होता है 1/f मिरर माइनस 2 ऑफ एफ लेंस, क्योंकि क्या हो जाएगा सिल्वर करने पे एक पार्ट कैसा बिहेव करेगा मिरर और बाकी पार्ट लेंस के तरह, तो ये सिल्वर कर दिया तो एक्चुअल में क्या बन गया प्लेन मिरर बना, ये साइड प्लेन मिरर, ठीक है।
और ये क्या बन गया, ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो पहले प्लेन मिरर का फोकस निकालते हैं, क्या हो जाएगा इसका फोकस प्लेन मिरर का, क्या होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लेन मिरर का रेडियस एफ इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा इसके लिए इन्फानाइट। अच्छा फोकस भी इसका कैसा होने वाला है, इन्फानाइट हो जाएगा फोकस कितना, क्योंकि मिरर के लिए क्या r/2 होता है ना, और इसके लिए ये इन्फानाइट हो गया तो क्या होना है, इन्फानाइट होना है, फोकल लेंथ इन्फानाइट। प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ा है, अगर यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स r/μ-1, ये हमें रटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका फोकल लेंथ आया, तो यहाँ पे रख देंगे 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन 1/f ऑफ मिरर क्या मीन्स 1/इन्फानाइट माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 2/f ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आया r/μ-1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉम्बिनेशन कितना आएगा μ-1, ये क्या माइनस आ रहा है अपॉन 2, यहाँ पे r भी था ना, अच्छा यहाँ पे 2 फोकल लेंथ r होता है, यहाँ से यहाँ पे फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे r/μ-1, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो गया ये, तो इसको ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे -2 μ-1/r मीन्स f ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आ गया -2 μ-1। तो हमें क्या, हमें ऐसा फॉर्मूला नहीं याद करना, हमें क्या तरीका आना चाहिए, हमने प्लेन को किया तो हमने बता दिया यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं हम कॉन्वेक्स सरफेस को करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस को यहाँ पे सिल्वरिंग करते हैं, हमने ये कॉन्वेक्स सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये तो कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करने लगा ना, क्या बिहेव करने लगा, कॉन्केव मिरर दिख रहा होगा, ये क्या है एक्चुअल में कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करने लगा, और ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए फिर से रख देंगे क्या r/μ-1, और ये क्या कॉन्केव मिरर के लिए क्या होगा फोकल लेंथ -r/2, यही तो होना है। अब फिर से रख देंगे 1/f ऑफ कॉम्बिनेशन, 1/f ऑफ मिरर, तो यहाँ पे मिरर कितना है, यहाँ पे 1/-r/2 यही तो है, और -2/f ऑफ लेंस, लेंस कितना है r/μ-1, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे -2/r, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 μ-1/r, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें क्या -2/r -2 μ/r और +2/r, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या आ रहा है खाली -2 μ/r। तो ये वाला आप याद कर सकते हैं शायद कि अगर प्लेनो कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स सरफेस हम मिरर करेंगे तो क्या आना है इसका कॉम्बिनेशन का, इसका जो कॉम्बिनेशन का आना है वो हो जाएगा r/2 μ, कैसा आना है माइनस साइन आना है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि अगर प्लेनो कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स सरफेस हम करते हैं तो क्या आना है कॉम्बिनेशन -r/2 × μ। अब इसी तरह जितना भी वो कहीं पे भी कर सकता है, कॉन्केव के लिए कर दे, किसी के लिए कर दे, तो हम कैसे लेके चलेंगे, सेम करनी है। मान लेते प्लेनो कॉन्केव का, अब ये सरफेस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा फिर से वही, ये प्लेन मिरर बनेगा और इसके लिए फोकल लेंथ इन्फानाइट, और ये क्या बनेगा प्लेनो कॉन्केव बनेगा, और प्लेनो कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है -r μ-1, बस एक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब वैसे वैल्यू देगा तो आप यहीं सॉल्व कर दीजिएगा, वैल्यू देगा तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा 1/f ऑफ मिरर -2f ऑफ लेंस। तो यहाँ से आपको बार बार ये नहीं कि फॉर्मूला याद करें, आप उसके लिए खाली याद करें प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स सरफेस करते हैं तो क्या आया था r/2 μ माइनस में, ये याद कर सकते हैं, बाकी आप कुछ मत याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ से लेंस वाले ये हमारे कवर अप हो चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनाता है वो आपका स्नेल लॉ से। तो स्नेल्स लॉ क्या था यहाँ पे, म्यू साइन थीटा क्या था यहाँ पे कांस्टेंट, यहीं से पहला क्वेश्चन बना देता है। कैसा क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पे, यहाँ से 3-4 मीडियम दे देगा, μ1 μ2 μ3 मान लेते हैं μ4 में, कहेगा लाइट हमारी यहाँ से पास हो रही है, एयर दे दिया मान लेते हैं 1 दे दिया, एयर का मीडियम क्या होता है 1 होता है म्यू, तो यहाँ से आई एंगल दे दिया। अब किसी भी एंगल में जहाँ कहीं भी पूछ सकता है कि ये रे मान लेते हैं ऐसे कुछ 4 ही होगी, कहीं से भी आ रही थी, यह एंगल हमें आर पूछ देता है। तो हमें जिस मीडियम में पूछा है और जिस मीडियम में दिया हमें यही कर देना है, μ3 साइन आर इक्वल टू μ1 क्या है एयर है तो 1 रख देंगे यहाँ पे इंटू साइन आई, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं, बस क्या है म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, 2 मीडियम उठा लेना जहाँ का भी पूछा है
और जहाँ का पता है उस मीडियम के म्यू साइन थीटा क्या कांस्टेंट कर देना। तो ये हो जाएगा म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से स्नेप्स लॉ से क्वेश्चन बनाता है। यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता है आपका, यहाँ पे रियल और एपरेंट डेप्थ की बात करता है वो, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई रिवर है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और हम ऊपर से देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ कुछ मान लेते हैं डी है, बट आई को क्या महसूस होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या दिखता है हमको, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मान लेते हैं एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, ये मान लेते हैं म्यू1 मीडियम में आई है और ये डेप्थ क्या है म्यू2 में मीडियम में, ठीक है। तो इसके लिए आप सीधा सीधा याद किए रहिएगा, म्यू प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, डेप्थ किस में दे रखा है, म्यू2 मीडियम में ना, ओरिजिनल डेप्थ किस में दे रखा है, डी, म्यू2 मीडियम में। तो म्यू2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, और हमारी देखना कहाँ पे हमें, आई कौन से मीडियम में, म्यू1। तो हमें मान लेते हैं एक्स दिख रहा है, तो ये यहाँ पे क्या डिवाइड किया, तो म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू डी बाय एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी म्यू1 बाय म्यू2। तो ये क्या एक्स कितना दिखेगा, डी म्यू1 बाय म्यू2। अब यहाँ पे पूछे शिफ्ट कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स कर देंगे। कितना गया ये शिफ्ट, यही तो हमारे पास शिफ्ट है। ये क्या है डी माइनस एक्स, तो एक्स निकल गया। अब क्या करेंगे, डी माइनस एक्स तो क्या आएगा, डी कॉमन हो जाएगा 1 माइनस म्यू1 बाय म्यू2। तो शिफ्ट का भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपका एक ही फॉर्मूले से काम चल जा रहा है। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये देखिए। जिस मीडियम में आपकी आई है, ठीक है, और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका ओरिजिनल डेप्थ उसके प्रोपोर्शनल करना है, और जिस मीडियम में आई है जो आपको वैल्यू चाहिए उसको प्रोपोर्शनल करना है, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं कि जिसमें ओरिजिनल डेप्थ दिया है जिसमें, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है, बस इतना देखना है, ठीक है। जिस मीडियम में आँख रख के कर रहे हैं वही हमको डिस्टेंस देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से म्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, इससे कर सकते हैं। शिफ्ट का भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अगर याद करा। तो ये हो गया हमारे पास एपरेंट और रियल डेप्थ वाले से रिलेटेड, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने बता दिया, जिसमें रियल डेप्थ होगा उसका म्यू उसके सामने रखना है। रियल डेप्थ दी था किसमें था, म्यू में था, वो रखना है। और जिस मीडियम में हमें आई रख के देख रहे हैं और जितना डिस्टेंस चाहिए उसको बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करें तो ये आगे आपका एक्स आ जाएगा। अगर शिफ्ट का भी फॉर्मूला याद करना है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला जो सबसे सही फॉर्मूला याद करने लायक है वो है डी 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। अब यहाँ पे टर्म देख लीजिएगा क्या है म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या है, ये है रिलेटिव म्यू ऑफ मीडियम इन विच आई प्रेजेंट। जहाँ पे आँख, जहाँ जिस मीडियम से आप देख रहे हैं उसको रिलेशन में लेके करना है, उसको रिलेटिव करना है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमने म्यू2 माना था, म्यू1 ले लिया था उसमें, उस केस में क्या लिया था हमने, म्यू1 ले लिया था। तो हम मान लेते हैं म्यू1 और ये क्या है म्यू2, हमारी आँख म्यू1 मीडियम में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, म्यू2 मीडियम में है, यहाँ पे मान लेते हैं डी डेप्थ पे, ठीक है। तो शिफ्टिंग निकालनी है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, डी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन, मैंने कहा रिलेटिव म्यू ऑफ मीडियम इन विच आई इज प्रेजेंट। तो आई किस मीडियम में, म्यू1, तो इसको रिलेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा म्यू1 बाय म्यू2। तो म्यू2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से शिफ्ट क्या आएगा, शिफ्ट आएगा यहाँ से डी 1 माइनस म्यू2 बाय म्यू1। अब ये फॉर्मूला जो है हमने क्या, ये म्यू1 लिया था, ये म्यू2 लिया था, आँख यहाँ पे लिया था, ऑब्जेक्ट यहाँ के डी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, शिफ्ट आ गया, ठीक है। डेल्टा एक्स मीन्स शिफ्ट हो रहा है ये। पहले हमने क्या पढ़ा, पोजीशन खाली पढ़ा। पोजीशन के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी मीडियम है, जैसे म्यू2 किसमें, डी में है, तो यहाँ पे डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू2, और हमें म्यू1 में चाहिए, मान लेते हैं एक्स आ रहा है, तो ये एक्स आ रहा है और ये म्यू1 में आ रहा है। तो पहला तो हमने ये पढ़ा, इसको डिवाइड कर दो, डी बाई एक्स इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, ये हो गया, ठीक है। शिफ्टिंग की बात की तो शिफ्टिंग मैंने कहा था, या तो डायरेक्ट आप क्या ओरिजिनल डिस्टेंस दी थी, और x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा म्यू1 और म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू डी। तो शिफ्टिंग की बात करेंगे तो d 1 माइनस म्यू1 बाय म्यू2, तब भी क्या आ रहा है, वो फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ से माइनस करके आ रहा है। बट अगर फॉर्मूला याद करना है तो क्या लिख लेंगे, d इंटू 1 माइनस, यहाँ पे क्या 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। वो म्यू रिलेटिव क्या होना चाहिए, जिस मीडियम में आपका आई है उससे रिलेटिव करना है, ठीक है, उससे हमें रिलेटिव करना है। तो ये इस फॉर्मूले को आप सीधा, अब यहाँ पे इसके लिए क्या कंडीशन है, इसीलिए फॉर्मूला नहीं याद करना है जनरली, क्योंकि फॉर्मूला याद करते हैं तो फिर कंडीशन भी याद करनी पड़ती है।
कंडीशन क्या है कि कब हमारा शिफ्ट ऊपर होगा, कब हमारा शिफ्ट नीचे होगा, ठीक है। और अगर आप मेथड से चलते तो सीधा आप बिना फॉर्मूले के, अब यहाँ पे क्या है, पानी में है अगर ये डेंसर मीडियम में तो क्या दिखेगा हमें, ऊपर दिखेगा, हमको पता है शिफ्ट कहाँ होनी है, ऊपर। तो इससे कैसे पता चलेगा, इससे हमें कुछ इस तरह पता चलेगा, अगर हमारा डेल्टा एक्स नेगेटिव आता है तो हमें कहाँ पे शिफ्टिंग करानी है, टुवर्ड्स आई, टुवर्ड्स आई मीन्स अपने आँख की तरफ करानी है शिफ्टिंग, क्या, अपने आँख की तरफ शिफ्टिंग करानी है, ठीक है। और डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो अवे फ्रॉम आई, ठीक है, अवे फ्रॉम आई मीन्स नीचे की तरफ शिफ्टिंग, मीन्स क्या हो जाएगा, हमें और बढ़ा दी, हमें और दूर दिखेगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिफ्टिंग से रिलेटेड फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये याद कर लेना, 1-1/म्यू रिलेटिव, d1-1/म्यू रिलेटिव, और म्यू रिलेटिव मैंने कहा है ये क्या है, जिसमें आई प्रेजेंट है उसका रिलेटिव है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी शॉर्ट में याद हो सकता है, ऐसे कि आपको ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वरना आप क्या करेंगे, पहले एपरेंट वाला रियल वाला फॉर्मूला याद करेंगे, शिफ्टिंग वाला याद करेंगे जैसा कि बुक में दे रखा है, उसके बाद आप क्या माइनस प्लस लगाते हैं। तो आप मेरे ख्याल से सीधा सीधा अगर आप रियल डेप्थ याद है और आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा मीडियम है तो आपको शिफ्टिंग ऊपर कराना है, अगर आपकी मीडियम कम है, रेयर है, तो आपको शिफ्टिंग क्या नीचे की तरफ कराना है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक लैटरल शिफ्ट। फिलहाल ये फॉर्मूला खाली पूछता ही है, तो लैटरल शिफ्ट क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये स्लैब होता है, ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ से क्या होगी, लाइट आई हमारे पास, मान लेते हैं आई एंगल, तो ये क्या है, रेयर मीडियम, और ये क्या डेंसर मीडियम मान लेते ग्लास है, तो क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई, ठीक है यार। फिर क्या हो रहा है, फिर से डेंसर से कहाँ जा रहा है रेयर, तो ये आगे जाएगी, तो ये दिख रहा है, ये हमारी रे क्या थी, ऐसे कुछ आ रही थी, और ये जा कैसे रही है ऐसे, तो ये बीच में क्या आ रही है, लैटरल शिफ्ट आ रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये जितनी भी थिकनेस होगी टी, तो टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन साइन आर, ये फॉर्मूला ज़्यादा पूछा नहीं जाता है इसलिए आप इसको याद, बाई चांस कभी आ गया तो बोल सकते हैं, टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन आर है। तो ये हो गया लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। अब आता है हमारा इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं वो एंगल जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाए, ग्रेज कर जाए, 90 डिग्री कर जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे हमारा मान लेते हैं, और हमेशा क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, म्यू 1 मीडियम है, म्यू 2 मीडियम है, और ये लाइट मान लेते हैं कि हमारी आ रही थी, यहाँ से हमने आई एंगल बनाया, तो मैंने कहा क्रिटिकल एंगल करना है, तो इसको थीटा सी कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल। तो मैंने कहा वो एंगल जहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट क्या कर जाए, 90 डिग्री या फिर क्या कर जाए, ग्रेस कर जाए, तो इसको हम लोग क्या करा दें, ग्रेस करा दें यहाँ पे, ठीक है। मीन्स लाइट ऐसे आई, क्या हो रही है, ऐसे चली जा रही है, लाइट ऐसे आई और ऐसे चले, तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो लगा देते हैं स्नेस लॉ, μ1 साइन थीटा सी इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90, तो यहाँ से साइन थीटा सी कितना आ रहा है, μ2 बाय μ1, ये तो आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना, मीन्स कैसा मीडियम होगा ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कैसा है, ये रेयर मीडियम है, और ये क्या हो रहा है, डेंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, क्रिटिकल एंगल में हमेशा क्या होता है, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू नहीं भी आता तो आप ऐसे देख सकते हैं कि थीटा से एंगल होता है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या 90 हो जाना है, 90 मतलब क्या दूर जा रहा है नॉर्मल से, तो नॉर्मल से दूर कब जाता है, जब कैसा हो मीडियम हमारा, रेयर हो, तो यहाँ से देख सकते हैं, आप फिर याद कर लीजिए डेंसर से रेयर जाना चाहिए क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है। लाइट को हमेशा क्या डेंसर टू रेयर कराएंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा सी, अब यही मान लेते हैं μ2 क्या है, एयर है, तो इसको मत रख देंगे, तो ये कोई एक मीडियम जो भी होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा सी क्या आ जाता है, 1/μ, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे हो गए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अगला प्रिज्म। प्रिज्म में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रिज्म में मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप उसी तरीके से चलिएगा, फॉर्मूला याद मत करिएगा। क्या है, आप ये फिगर ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास प्रिज्म है तो ये नॉर्मल है, ये इस पे नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। कोई लाइट अगर हमारे पास आ रही है आई एंगल से, तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना, बेंड हो रही है ये, मान लेते हैं आर एंगल, इस पे आर डैश।
अब इस पार्ट के लिए देखिए, इस पार्ट के लिए क्या, ये इंसिडेंस एंगल और ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, मान लेते हैं आई डैश आ रहा है, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है ए। अब ये फिगर अगर आपको याद है, यहीं से दो फार्मूला याद करना, बस उसी दो फार्मूले से काम चलाना है आपको, बाकी कोई फार्मूला नहीं याद करना, दो फार्मूले से काम चला। क्या क्या फार्मूला, पहला फार्मूला डेल्टा इक्वल टू, आपको याद करना आई प्लस आई डैश माइनस ए, दूसरा फार्मूला आपको याद करना है ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो यहाँ से डेल्टा क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आपको यही दो फार्मूले का काम है, एक डेल्टा मीन्स क्या है, डेविएशन एंगल, ये डेविएशन वाला है, और दूसरा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपको दोनों चीज़ें याद करनी है। अब यहीं से हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास बनाने वाला है कि मिनिमम डेविएशन, पहला क्वेश्चन बनाएगा मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन में कंडीशन दो याद कर लेनी है कि आई इक्वल टू क्या, आई डैश, आर इक्वल टू क्या, आर डैश, फिर यही फॉर्मूला क्या मिनिमम डेविएशन में, फिर म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ये तो हर जगह फॉलो होना है। अब साइन आई, आई कितना होगा, तो आई इक्वल टू आई डैश कर देना है। तो यहाँ से देखेंगे डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई इक्वल टू आई डैश, तो क्या हो जाएगा, टू आई माइनस ए, तो आई क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस ए बाय टू हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे साइन डेल्टा प्लस ए बाय टू, और आर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय टू, तो साइन ए बाय टू। तो ये हमारे पास प्रिज्म का पहला फॉर्मूला आ गया मिनिमम डेविएशन के केस में। तो ये मिनिमम डेविएशन के केस में हम लोग ये याद कर लेते हैं, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाता है यहीं से प्रिज्म से, कहता है हमारा एक पार्ट सिल्वर कर दिया गया है, ठीक है, तो अब क्या नॉर्मल से लाइट आएगी, और ये तो मिरर का एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपने पाथ को दोबारा क्या कर जाएगी, फॉलो कर जाएगी, ठीक है, ऐसे लाइट आई और क्या होगी, फिर इसी पाथ पे, क्योंकि प्लेन मिरर के तहत एक्ट करेगा ना, ये तो क्या कर देगा, ये सीधा सीधा रिफ्लेक्ट कर एंगल ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आर डैश था, क्या हो गया, आर डैश जीरो, आई डैश क्या हो गया, जीरो, बचा क्या हमारे पास, आई और ए। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये तो फॉलो होना है। अब यहाँ पे साइन आई, तो डेल्टा इक्वल टू क्या था हमारे पास, आई प्लस आई डैश माइनस ए, और ये क्या हो गया, एक आई डैश जीरो, तो क्या आया, आई माइनस ए। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा प्लस ए। अब ये क्वेश्चन जब आता है तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा प्लस ए अपॉन आर कितना हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। अब आर डैश क्या हो गया, जीरो, तो आर किसके बराबर हो गया, सीधा ए के, तो साइन ए। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, डेल्टा प्लस ए अपॉन साइन है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें क्या खाली मिनिमम डेविएशन का याद करना है। ये वाला अगर सिल्वरिंग करके दे दे, एम्स में आएगा, ये एम्स ले पैटर्न में हो जाता है, सिल्वरिंग करके देंगे, क्या कर देंगे, साइन डेल्टा प्लस ए बाय टू, अरे टू नहीं है यहाँ पे, क्या होती, क्या साइन ए खाली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है प्रिज्म से, कि अगर हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, बहुत कम है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये जो है क्या है, ये स्मॉल है, तो डेविएशन का एंगल क्या होता है, ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए जिसको हम लोग कहते हैं, डेल्टा इक्वल टू फॉर थिन प्रिज्म, तो क्या आता है, म्यू माइनस वन इंटू ए हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए। और प्रिज्म में एक इम्पॉर्टेंट जो है एक्स्ट्रा पूछ लेता है हमें, अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 2c है, तो क्या होना है, हमेशा हमेशा क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स क्या होनी है, लाइट हमेशा, लाइट हमेशा हमारी या तो ग्रेस कर जाएगी या तो फिर अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2c, और 2c क्या है, क्रिटिकल एंगल, जो हमने पढ़ा है अभी अभी, क्या पढ़ा है, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी है, थीटा सी कह सकते हैं इसको, साइन थीटा सी क्या, वन बाय म्यू पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यही पढ़ा कि अगर एंगल क्या हो जाए, टू थीटा सी से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो क्या होना, फिक्स से क्रिटिकल एंगल या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होना है, लाइट हमारी ग्रेस करेगी या तो फिर अंदर आएगी, लेकिन लाइट कभी पास आउट नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होना चाहिए, ए क्या होगा, अगर ये ए एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर
ट्वाइस से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपसे पूछता है हमेशा, ठीक है। अब इसी फॉर्म में क्या है, यहाँ पे साइन थीटा सी है, तो इसको क्या साइन है, उसको भी साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो फिर क्या यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल पूछता तो हमेशा यही है, ए विल बी ग्रेटर देन 2c, तो क्या होना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। और इसमें क्या आता है, तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। प्रिज्म से और क्या आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से एक आता है डिस्पर्सिव पावर और एक आता है डिस्पर्सिव एंगल। तो डिस्पर्सिव एंगल क्या होता है ये समझ लीजिए कि ये प्रिज्म है, तो क्या होता है 7 कलर क्या होता है पूरे के पूरे इसमें फैला देती है 7 कलर में ना, यहाँ पे 1 2 ऐसे कुछ कर देती है। तो यहाँ से जो हमारा वायलेट और रेड इसके बीच में जो एंगल होगा ये क्या होता है, डिस्पर्सिव एंगल। तो यहाँ पे डिस्पर्सिव एंगल फिलहाल ये समझाना था केवल, फॉर्मूला आपको याद करना है डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से और इसको डिनोट कर सकते हैं थीटा से। तो यहाँ से डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। और यहाँ से जो म्यू होता है वो क्या होता है हमेशा म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2, ठीक है। या तो आपको दे देगा, इसको मीन करके देगा, ये म्यू वाई करके कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 या म्यू माइनस 1। डिस्पर्सिव एंगल ये कितना होता है, ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू यहाँ पे प्रिज्म एंगल, ये होता है डिस्पर्सिव एंगल, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला याद करना है। अब इसी से डेल्टा के फॉर्म में क्या आ जाता है फॉर्मूला, तो डेल्टा हमने क्या पढ़ा है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है ओमेगा म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 मीन्स ओमेगा इक्वल टू क्या हो रहा है थीटा बाय डेल्टा। ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, थीटा अपॉन डेल्टा। अब यहाँ पे हमें डिस्पर्सिव पावर और क्या है डिस्पर्सिव एंगल, ये फॉर्मूला। अब यहीं से एक फॉर्मूला ये और दूसरा ये और तीसरा ये याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाता है, वो कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा देगा, कहेगा कि विदाउट, यहाँ पे ऐसा कुछ देगा विदाउट, क्वेश्चन में ऐसा लिखा विदाउट डेविएशन, मीन्स डेविएशन क्या है यहाँ पे डेल्टा नेट क्या है 0 है, डेल्टा नेट नहीं हो रहा है, ठीक है। 2-3 प्रिज्म मिला के कहेगा डेल्टा नेट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे, जो एक क्लॉकवाइज करेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या डेल्टा नेट आपको 0 करना है। तो आपको कर देना म्यू माइनस 1, ये म्यू 1 दे देगा यहाँ पे कुछ, और A1 देगा प्रिज्म एंगल, इसको क्या कर देंगे बराबर म्यू माइनस 1 म्यू 2 और क्या A2। तो ये होगा विदाउट डेविएशन। और ये दूसरा कहेगा विदाउट, यहाँ पे डिस्पर्सन कहेगा, तो यहाँ पे विदाउट अगर डिस्पर्शन कर रहा है तो क्या कर देना है आपको, यहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब ये सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा और ये फर्स्ट वाले के लिए आपके पास ऐसे ही कुछ देगा फर्स्ट वाले के लिए। तो आपके लिए ऐसे देगा कि पहले वाले प्रिज्म पे म्यू वी इतना है म्यू आर इतना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, दूसरे वाले के लिए म्यू वी म्यू आर दे देगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछेगा, इसमें भी यही पूछेगा, ठीक है। तो विदाउट डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का ये फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे सीधा डेल्टा नेट जो, तो ये जब याद रहेगा डेल्टा इक्वल टू क्या होता है तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। यही दोनों को बराबर कर देना है। और ये जब फॉर्मूला याद रहेगा कि डिस्पर्शन की क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो कर पाएंगे ये। तो इसीलिए वो 3 फॉर्मूले आपके लिए मेन है, तो वो 3 फॉर्मूला वहाँ पे मेन है। इसके अलावा यहीं से आता है क्रोमेटिक एब्रेशन का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ओमेगा 1 और एफ में रिलेशन। तो याद रखना यहाँ पे जो डिस्पर्सिव पावर है हमेशा वो क्या होती है माइनस एफ या फिर क्या होती है -1/p, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी आपको याद करना है। जैसे क्या देगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या हो जाएगा -f1/f2 या फिर क्या -p2/p1। ये क्वेश्चन आपको बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्पर्सन, यहाँ से जितने भी थे डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सन एंगल और ये ओमेगा वाला, यहीं से क्वेश्चन एनटीए बना रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर बनाए प्रिज्म से बनाएगा तो या तो थिन प्रिज्म का बनाएगा या तो फिर ये बनाएगा। तो आप डेल्टा ओमेगा थीटा ये तीनों एंगल जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन ओमेगा पूछ रहा है, हमेशा कैलकुलेटिव दे रहा है वो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, कैलकुलेटिव भी देता है। तो एनटीए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनाना है। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और डिफेक्ट्स वाला, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसको हमें मेनली तो हमें इसमें पढ़ना है टेलीस्कोप खाली,
फिलहाल हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन टेलीस्कोप ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की। फिर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, फिर हम लोग बात करेंगे टेलीस्कोप की। आप जब भी पढ़ना ऐसे रिलेट करके पढ़ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे दो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन आएगी कि अगर हमारा इमेज यहाँ पे v अगर क्या हो जाए, इन्फानाइट हो जाए, और दूसरी कंडीशन अगर v 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियर पॉइंट क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाता है, फार पॉइंट, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन का सबका क्या पढ़ना है, हमें मैग्नीफिकेशन ही पढ़ना है। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन अगर इन्फानाइट पे है तो ये आएगा m इक्वल टू डी बाय एफ ई, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहाँ पे कुछ जो भी हमारे पास यहाँ पे जो कुछ डिनोट कर देते हैं क्या क्या है, एफ ओ जो होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ठीक है। एफ ई जो होगा वो होगा आई पीस का फोकल लेंथ, ठीक है। सेम जो भी वी ओ जो होगा ये इमेज बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ पे यू ओ हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा यू ओ, तो यहाँ पे इमेज का क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्टिव। फिलहाल इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ओ लगा है तो किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव से, और जहाँ कहीं भी ई लगा है तो किससे रिलेटेड है, आई पीस से रिलेटेड है। इतना स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पहले हो जाता है, आई पीस क्या होता है जहाँ पे हम लोग आँख रखते हैं, ठीक है। इतना तो पता होगा आपको। तो यहाँ पे इन्फानाइट पे देखेंगे तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड डी बाई एफ ई। अगर 25 सेंटीमीटर पे रखें तो 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप, फिलहाल ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे खाली आप इसको फॉर्मूला पढ़ के छोड़ सकते हैं। अगला आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर इन्फानाइट पे रखा है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होता है एल बाय एफ ओ इंटू यही हो जाएगा डी बाय एफ ए। और अगर यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो हो जाएगा एल बाय एफ ओ 1 प्लस डी बाय एफ। ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर ये लेंथ पूछे कि एल कितना है, यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले पहले कंडीशन में एल कितना है, तो एल इक्वल टू आपको क्या है, वी ओ मीन्स इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस एफ ई। तो इस कंडीशन में अगर पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ओ प्लस यू ई मीन्स यहाँ पे क्या है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और यहाँ पे क्या है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव प्लस क्या है यहाँ पे यू इंटू मीन्स डिस्टेंस बाय आई पीस, क्या है डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, ठीक है। यू वी कैसे निकलता है यहाँ से, यू वी जो होता है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ठीक है, डी प्लस एफ ई। अब यहाँ पे क्या है, हमको जनरली जो फॉर्मूला, जो कौन सा फॉर्मूला अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे हम खाली एक ही पढ़ेंगे, इसका लेंथ और इसका, क्योंकि जब भी बनाने वाला है वो इन्फानाइट पे ही देगा। सिंपल का भी पढ़िए तो आप इन्फानाइट का पढ़िए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नहीं देने वाला यूज में, हमेशा क्या देगा, यही देगा एल बाय एफ ओ इंटू डी बाई एफ इनफाइनाइट पोजिशन। अगर इमेज कहाँ फॉर्म है, इनफाइनाइट। अब हमारे पास आता है टेलीस्कोप, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसको अगर कुछ भी नहीं याद करना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो कम से कम आप टेलीस्कोप तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। टेलीस्कोप में जब हमारा क्या होता है, इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होता है, ये पहला कंडीशन इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा, तो एम इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो लेंथ होता है, इसमें भी पढ़ना है तो आप ये एक ही पढ़ के जाइए। अगर कुछ नहीं याद हो रहा है तो आप टेलीस्कोप में खाली इनफाइनाइट वाला याद करके चले जाइएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे डी डिस्टेंस मीन्स 25 सेंटीमीटर अगर नियर पॉइंट पे कहता है यहाँ पे, तो एम इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, तो यहाँ पे 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगा वो लेंथ हो जाएगा एफ ओ प्लस, यहाँ पे एफ ओ प्लस यू इंटू ई हो जाता है, सेम है इसकी तरह। क्या है यहाँ पे वी ओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ओ हो गया, तो यहाँ पे भी यू ई क्या आएगा, यही होगा डी एफ ई बाय यहाँ पे डी प्लस एफ ई। यहाँ से जो भी होगा यहाँ पे यू ई कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे हम यू ई, तो ये हो जाना है डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई। तो अगर कुछ नहीं याद होता है तो क्या याद करना है आपको, टेलीस्कोप का
एक जब इमेज इन्फानाइट पे हो, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब इन्फानाइट पे हो। टेलीस्कोप का क्या है, माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और लेंथ क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। आप इतना याद करके चलिए, ज़्यादा चांसेस यहीं से होते हैं। क्वेश्चन एनटीए भी यहीं से क्वेश्चन बना के दिया, ठीक है। यहाँ पे रेशियो दे देता है और लेंथ पूछ लेता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, एक बार एनटीए ने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, इन्फानाइट पे हमें मैग्नीफिकेशन दिया, लेंथ दिया, मीन्स क्या दिया, एफ ओ बाई एफ ई और एफ ओ इंटू एफ ई। तो यहाँ से एफ ओ एफ ई निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा उसने, 25 सेंटीमीटर में मैग्नीफिकेशन पूछा। तो इसके मैग्नीफिकेशन क्या चाहिए हमको, एफ ओ चाहिए, एफ ई चाहिए, वो क्या चाहिए, डी। तो डी तो दे दिया 25 सेंटीमीटर, क्या चाहिए था, एफ ओ और एफ ई चाहिए था। तो वो कहाँ से आया, वो जो क्वेश्चन दे रखा था कि इन्फानाइट पे जब मैग्नीफिकेशन इतना है और लेंथ इतना, तो यहाँ से क्या है, एफ ओ और एफ ई। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं याद होता है तो टेलीस्कोप याद करके जाइए, और उसमें भी अगर नहीं ज़्यादा याद होता है तो आप ये दोनों याद कर लीजिए, ठीक है, इन्फानाइट वाले डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये था हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे टेलीस्कोप सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिफेक्ट्स वाले, कौन कौन सा डिफेक्ट हमारे कोर्स में है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया, और पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मायोपिया, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसको हम लोग फास्ट साइटेड डिफेक्ट भी कहते हैं, इसको नियर साइटेड डिफेक्ट भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया समझना है पहले क्या है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें क्या है, हमें फार क्या होता है, यहाँ पे सीन होता है, बट नियर पॉइंट यहाँ पे क्या हमें नहीं दिखता। और यहाँ पे मायोपिया में क्या होता है, नियर पॉइंट सीन होता है और फार पॉइंट क्या होता है, नहीं सीन होता है, ठीक है। मतलब हाइपरमेट्रोपिया में हमें कहाँ दिखता है, हमें दूर की चीज़ें दिखनी है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये हमारी आँख है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो हम इसको कोई ऐसा लेंस लगाएंगे, कहाँ कर दे इसको, दूर कर दे, कहाँ कर दे इसको, दूर कर दे। यही तो करेंगे। अगर हमें खाली फार की चीज़ें दिखती है तो हम क्या लगाएंगे, ऐसा कोई लेंस लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स जब लगाएंगे तो ऐसे आएगा, कन्वर्स तो ये क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस। इसमें क्या मैटर क्या है, इसमें इसमें ये है कि नियर की पॉइंट चीज़, नियर की चीज़ें दिख रही हैं, दूर के नहीं दिख रही है। तो हमें क्या करना है, दूर वाले को क्या करना है, पास लेके आ जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी आँख थी, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट आया, अगर हम ये लगा दिए कॉन्वेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो और दूर कर देगा हमारी ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे कॉनकेव लगाते हैं। कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव जो होता है, ये हमने कॉनकेव लगा दिया, आई थी हमारी क्या थी, ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉनकेव, यहाँ से हमारी रे गई, क्या करा देगा ये, डाइवर्ज। देखो क्या करेगा, डाइवर्ज। तो ये कहाँ से, ये दिखेगी कि नज़दीक से आ रही है, ये हमारी इमेज। तो यहाँ पे क्या लगाए, कॉनकेव, ठीक है। तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या, हमें दूर की चीज़ें दिखेंगी। मायोपिया में क्या, नाम भी बड़ा है इसका, तो क्या दूर की चीज़ें हमें दिखेगी। आप ऐसे याद करिए, मायोपिया छोटा है तो नियर की चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉनकेव, यहाँ पे कॉन्वेक्स लगा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है हमें। इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस कंफ्यूज रहते हैं लोग। इसका क्वेश्चन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक चीज़ तो कंफर्म है, हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ दिखता है फार, मीन्स हमें वी कंफर्म है, वी हमेशा कहाँ लेके जाएंगे हम, इनफाइनाइट। अब यू जो भी वो दिया हो, यू वो देगा, ठीक है, और हमेशा फोकल लेंथ पूछेगा, तो यू क्या देगा, वो देगा हमेशा, ठीक है। हमें वी क्या रखना है, हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा इनफाइनाइट ही रखना है, ठीक है। या तो फिर ऐसा देगा कि कोई पर्सन है, वो कहाँ देख रहा है, फार, तो पता चलना है हाइपरमेट्रोपिया है, तो वी क्या है, इनफाइनाइट, मतलब उसको दूर ही दिखना है, ठीक है, वी दिखेगा। और सेम मायोपिया में क्या, नज़दीक की चीज़ें दिखना है, तो एक तो फिक्स है, वी हमेशा के कहाँ लेके आना है इसको, 25 सेंटीमीटर, वी हम फिक्स रखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया है तो वी हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए, मायोपिया है तो वी हमारा 25 होना चाहिए, और यू क्या होगा, वो देगा। तो यहाँ से क्या, फोकल लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। पावर की बात करेगा तो पावर क्या, ये क्या हो जाएगा, पावर 1/f हो जाएगा, या 100/f हो जाएगा सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे थियरी पता होना चाहिए। दूर की चीज़ें दिखती है, इसमें नज़दीक की दिखती है, इसमें कॉनकेव लेंस में कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे वी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे वी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ये फिक्स है, ये अपने से पता होना चाहिए इतना, ठीक है। उसके बाद आराम से हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो गया था हमारा पूरा, लगभग हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में, और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ने वाले जनरली, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और क्या, पोलराइजेशन।
हम लोग पढ़ने वाले इसमें पहले इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे होता है कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स क्या होती है? जिनकी फ्रीक्वेंसी या तो पूरी सेम हो या फिर लगभग में सेम होनी चाहिए थे। ठीक है, दो सोर्सेस ऐसे जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लगभग या टोटली सेम होनी चाहिए थी। ठीक है, और उनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ठीक है, उनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है वो कोहेरेंट सोर्स। और यही चीज़ें अगर ना हो तो नॉन कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, यही चीज़ अगर ना हो तो क्या हो जाएगी, नॉन कोहेरेंट सोर्स हो जाएगी। आई मैक्सिमम ये होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का, तो आप लोग क्या करते हैं, सीधा रूट फोर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर ये लगा देते हैं। ठीक है, बट अगर नॉन कोहेरेंट आया तो सीधा फोर प्लस थ्री ही करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कोहेरेंट के नॉन कोहेरेंट के लिए। ठीक है, और आई मिनिमम क्या होती है, इंटेंसिटी रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यही मैक्सिमम के फॉर्म में और चाहिए हमको, तो यहाँ पे जो होता है आई मैक्सिमम के फॉर्म में, अगर एक की इंटेंसिटी निकाल ली और आई मैक्सिमम दे रखा है, तो फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट, तो नेट इंटेंसिटी हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और यहीं से मैक्सिमम पूछे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वैल्यू वन, तो फोर आई नॉट मैक्सिमम हो जाती है, तो यहीं से भी चेक कर सकते हैं। दोनों अगर बराबर है तो रूट आई नॉट प्लस रूट, तो कितना हो जाएगा, टू रूट आई नॉट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फोर आई नॉट। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये वन करेंगे तो क्या आएगा, फोर आई नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे पूछता क्या क्या हमसे। यहाँ पे सबसे पहले हमसे बात करेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा हमसे पूछेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मीन्स ये मिनिमा और ये क्या है, मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे कैपिटल डी एस टू, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारे पास दो स्लिट है एस वन एस टू, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या स्मॉल डी है। ठीक है, स्क्रीन है हमारे पास डी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो बीचों बीच में क्या बनता है, मैक्सिमा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वाई डिस्टेंस होती है, ठीक है, अब ये मैक्सिमा फर्स्ट में सॉरी सेकंड मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा कुछ भी पूछे, यहाँ से पाथ डिफरेंस जो होता है, ये मान लेते एस वन से चल रहा है, ये एस टू से चल रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से हम ऐसा फिगर देख लेते हैं, एस वन एस टू, तो ये डिस्टेंस क्या है, लगभग ये बराबर है, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस क्या है, पाथ डिफरेंस, इन दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है, तो डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस क्या है, इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन, आप कुछ भी पढ़ना तो आपको पाथ डिफरेंस क्या रखना है, डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप पहला फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, डी साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस। ठीक है, मतलब एक स्लिट से जितना रे चला दूसरे स्लिट से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही डेल्टा एक्स एन लेमडा हो जाएगा, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन प्लस हाफ लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू जो है कहाँ से शुरू करनी है, 0 1 2 3 ऐसे शुरू करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सेंट्रल मैक्सिमा, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा थी, यहाँ पे S1 स्लिट, ये S2 स्लिट। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमा है, मैं जितना रे यहाँ से चलेगी उतना ही यहाँ से, पार्ट डिफरेंस क्या आने वाला है, 0। क्या आने वाला है, पार्ट डिफरेंस 0 आने वाला है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, पार्ट डिफरेंस क्या, एन प्लस हाफ इंटू लेमडा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पार्ट डिफरेंस के लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये पार्ट डिफरेंस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, और मैक्सिमा होगा तो रखेंगे यहाँ पे एन लेमडा, मिनिमा होगा तो लिखेंगे एन प्लस हाफ इंटू लेमडा। बस ये ध्यान रखना है, इंटरफेरेंस में एन में 0 से शुरू करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा चलेंगे।
ठीक है। फर्स्ट मिनिमा अगर कहेगा तो n इक्वल टू 0 तो क्या आएगा फर्स्ट मिनिमा λ/2, इस तरह चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हो गया d साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है, तो उसको d थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा x। अब यहाँ पे देखना जो हमारा पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा या सेकंड मिनिमा की, जो भी यहाँ पे क्या पोजीशन है h2, तो ये मैक्सिमा से हम मानते हैं y पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ कहीं बन रहा है हमारा, तो y पोजीशन है, तो ये कैपिटल D है। ठीक है, और थीटा यहीं कहीं बनता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि थीटा क्या होगा। थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे y/d, क्या होगा थीटा इक्वल टू, ये थीटा तो ये y/d हो जाएगा यहाँ पे थीटा डेल्टा x। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा x इंटू d/d। आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि पोजीशन है, ये क्या है, ये पोजीशन है कि मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, ये मैक्सिमा मिनिमा डेल्टा x पे। आप डेल्टा x जो रखेंगे, फर्स्ट मिनिमा रख रहे हैं तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन आएगी सेंटर से। अगर आप सेकंड मिनिमा रख रहे हैं सेकंड मिनिमा आएगी। अगर आप सेकंड मैक्सिमा रख रहे हैं जैसे एन लेमडा, तो सेकंड मैक्सिमा अगर पूछता है तो सेकंड मैक्सिमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे सॉरी 0 रख, फर्स्ट हो गया ये क्या हो जाएगा सेकंड, तो 1 रख देंगे, क्या आएगा लेमडा। तो अगर खाली लेमडा रखेंगे तो क्या आएगी सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट तो यही बन गया ना सेंटर पे, तो सेंटर से फर्स्ट ये क्या सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मैक्सिमा क्या हो गया सेंटर ही हो गया ना फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जो रखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी कहाँ से, सेंटर से, कि इतने डिस्टेंस पे है। तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है, डेल्टा एक्स d/d। और क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है टू मैक्सिमा या फिर टू मिनिमा के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लिखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली लेमडा d/d, ये हम लोग पढ़ते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग किसी सिस्टम जब भी हम लोग इंटरफेरेंस बाय डी से एक्सपेरिमेंट करें उसको अगर पानी में डाल दे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड है, लेमडा, और लेमडा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू। तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/μ। तो ये अगर बढ़ गया तो फ्रिंज विड्थ क्या होना है यहाँ पे डिक्रीज हो जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, कि फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा वाटर में जाएगा, तो क्या होना है इसको फ्रिंज विड्थ को डिक्रीज होना है, क्योंकि क्या है फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड है, म्यू पे डिपेंड है इनवर्सली। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन इसी फ्रिंज से रिलेटेड आता है, यहाँ पे पूछ सकता है आपको फ्रिंज विजिबिलिटी। तो ये फॉर्मूला ही पूछता है, वैसे ये क्या होता है, ये होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ये होता है फ्रिंज विड्थ। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 2 इंटू एन अपॉन 1 प्लस एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है I1 बाय I2 का रेशियो, पहले की इंटेंसिटी अपॉन दूसरे की इंटेंसिटी का क्या होता है रेशियो, तो ये होता है फ्रिंज विजिबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा इंटेंसिटी से, अब इंटेंसिटी से और कौन सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इंटेंसिटी से जो और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपको, पहले तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, आई मैक्सिमम क्या होता है आई मिनिमम होता है, और आई के क्या होता है टोटल, अगर दोनों की सेम हो तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये पढ़ लिया। अब इसी को कभी कभी यहाँ पे फ्रिंज विड्थ के फॉर्म में पूछता है आई नॉट। अब देखना यहाँ पे 5, तो क्या हम लोग पढ़ते हैं 5/2 पाई इक्वल टू पार्ट डिफरेंस अपॉन लेमडा। तो यहाँ से 5 क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई, ये हो गया यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा। या तो इस फॉर्म में पूछेगा या तो फिर हमें सीधा सीधा फ्रिंज विड्थ के फॉर्म में पूछेगा। तो फ्रिंज विड्थ हमने क्या पढ़ा है, लेमडा डी बाई स्मॉल डी, यही तो पढ़ा है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फ्रिंज विड्थ हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लेमडा को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या बन के आएगा, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू बीटा डी बाय कैपिटल डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हम लोग 5 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको बी, यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन लेमडा के जगह क्या है बीटा डी बाय डी इंटू 2 पाई। तो इंटेंसिटी का आया है आई इक्वल टू 4 I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा एक्स फॉर्म में हमने लिखा है डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी अपॉन बीटा इंटू स्मॉल डी, यहाँ पे क्या बचा था पाई बचा था।
ठीक है। तो 4i0 cos स्क्वायर, अब इसको y के फॉर्म में देखेंगे तो y इक्वल टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग y इंटू डी अपॉन क्या कैपिटल डी यहाँ पे रख देंगे वाई डी इंटू कैपिटल डी अपॉन यहाँ पे कैपिटल डी और यहाँ पे बीटा, ये क्या हो गया हमारा डेल्टा एक्स बीटा डी इंटू क्या हो गया यहाँ पे पाई, तो डी से डी और ये कैंसिल हो गया, क्या आया है 4i0 कॉस स्क्वायर वाई पाई बाय बीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी का क्या पोजीशन और फ्रिंज विड्थ के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। फ्रिंज विड्थ के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है कॉस स्क्वायर 5/2 जो हमने था, ये हमने क्या रख दिया कॉस स्क्वायर वाई पाई बाय बीटा फ्रिंज विड्थ के फॉर्म में। तो ये कभी कभी हमसे पूछता है, फ्रिंज विड्थ दे देगा और कोई एक सेंट्रल मैक्सिमा दे देगा, फिर इंटेंसिटी पूछ देगा, ठीक है। कोई भी मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी देगा तो वाई निकाल के फिर यहाँ पे हमें करना पड़ता है ऐसे रिप्लेस, ठीक है। तो ये हमारे इंटेंसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यहीं से आने वाले हैं आपके। और ये इंटरफेरेंस जो होता है फिर फ्रिंज विड्थ पढ़ लेना। और यहाँ से फिर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हम पढ़ेंगे स्लैब वाला और दूसरा हम लोग थिन फिल्म, ठीक है। तो स्लैब में जो डेल्टा एक्स होगा वो होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब जो पूछता है ये मैक्सिमा मिनिमा जो पूछता है तो इसको क्या बराबर कर देगा, तो एन लेमडा या तो एन प्लस हाफ इंटू लेमडा, और वाई पूछेगा तो क्या डेल्टा एक्स इंटू डी अपॉन डी। तो डेल्टा एक्स क्या लगेगा वाई माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। तो स्लैब में कितना यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आता है, यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यहाँ पे स्लैब मतलब क्या होता है यहाँ पे S1 S2 डी, ये हमारा स्क्रीन था। तो हमने अगर इसके बीच में स्लैब रखेंगे S1 के बीच में तो हमारा जो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा, जिस पाथ पे रखेंगे उसकी तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ रखें ऊपर तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। कितनी शिफ्टिंग होगी बाय डेल्टा एक्स इंटू डी बाई डी, और डेल्टा एक्स क्या रखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है क्या है शिफ्टिंग का मतलब, अगर यही स्लैब यहाँ ऊपर ना रख के नीचे रख दें, इस स्लैब को हम लोग ऊपर नहीं रख के यहाँ पे हम लोग नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो नीचे अगर रखेंगे तो क्या होगा शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, अब नीचे की तरफ होगी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी नीचे की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखना शिफ्टिंग कहाँ होगी ये बता, ये पूछेगा हमसे। तो S1 के सामने रखेंगे तो ऊपर की तरफ, S2 के सामने तो नीचे, जहाँ रखेंगे उस तरफ शिफ्टिंग होगी, ठीक है। और थिन फिल्म में क्या रखना है, बस पार्ट डिफरेंस ही आपको याद करना है हर जगह, ठीक है। पार्ट डिफरेंस ही याद करना। थिन फिल्म में हम लोग रखेंगे 2 म्यू टी कॉस इंटू आर, ये रखना है हमको पाथ डिफरेंस। थिन फिल्म अगर कहेगा, अब यहाँ पे भी मैक्सिमम पूछा है तो क्या एन लेमडा, मिनिमा पूछा है तो एन प्लस हाफ इंटू लेमडा। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत कम आना है, सबसे ज़्यादा स्लैब आएगा या तो फिर आपको डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, और इसी से रिलेटेड या तो एन लेमडा एन प्लस 1 लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो डेल्टा एक्स के यहाँ पे खाली आपको ध्यान रखना, बाकी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है जो भी लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया। और फ्रिंज विड्थ म्यू के साथ क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग इतना चीज़ आप देख लीजिएगा। और इंटेंसिटी का जो हमारा पढ़े हमने फ्रिंज विजिबिलिटी आई मैक्स माइनस आई मिनिमा अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमा, और ये किसके बराबर था 2√n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से और n क्या था I1 बाई I2 का रेशियो, ठीक है। अब इसके अलावा इंटेंसिटी में प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, ये हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा जो विड्थ होती है स्लिट की, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये जो हम लोग यहाँ पे स्लिट था S1 और S2, ये जो डिस्टेंस दी था, तो इंटेंसिटी क्या होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी पूरे कवर हो जाते हैं इंटरफेरेंस के क्वेश्चन। डिफ्लेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, वहाँ पे भी वही सेम चीज़ें पढ़नी है मैक्सिमा मिनिमा, बस यहाँ पे बदल जाएंगे कुछ चीज़ें। मैक्सिमा मिनिमा, जो वहाँ पे मैक्सिमा हमने पढ़ा है n इंटू लेमडा, वो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे मिनिमा, और जो वहाँ पे मिनिमा पढ़ा है वो यहाँ पे क्या होना है मैक्सिमा होना है। और एक चीज़ चेंज होगी, वहाँ पे जो n थी इंटरफेरेंस में वो शुरू हो रही थी 0 से, यहाँ पे लेकिन आपको n शुरू करना है 1 से, 1 2 3 ऐसे शुरू करना है, n इक्वल टू क्या 1 2 3। पूछता है अगर फर्स्ट मिनिमा, तो वहाँ पे हम लोग 0 रखते थे यहाँ पे इस फॉर्मूले में 0 प्लस 1 बाय, लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट मिनिमा पूछेगा तो 1 इंटू लेमडा। वहाँ पे जो फर्स्ट मैक्सिमा आता था वो यहाँ पे क्या आ रहा है फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम याद करने का तरीका ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि फार्मूला जो है एक ही याद करिएगा, एक एन लेमडा एक एन प्लस हाफ लेमडा। तो जो इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा पड़ेगा यहाँ पे क्या कर देना मिनिमा कर देना, और जो वहाँ पे मिनिमा करेंगे यहाँ पे मैक्सिमा कर देना। और एन
याद रखना कि इंटरफेरेंस में एन स्टार्ट होगा 0 से, मतलब फर्स्ट पूछेगा तो 0 रखना है, बट यहाँ पे अगर फर्स्ट पूछेगा तो 1 रखना है, ठीक है। इंटरफेरेंस वहाँ पे हमने फ्रिंज विड्थ पढ़ा, यहाँ पे हमें पढ़ना है एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ का यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ेंगे 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी, ठीक है, 2 लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये एंगुलर विड्थ का यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ना है हमें। ये कहाँ पे पढ़ना है, डिफ्रैक्शन में। तो ये डिफ्रैक्शन में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतनी चीज़ें पढ़नी थी। अब आ जाते हैं पोलराइजेशन पे। तो पोलराइजेशन में हमें तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना आई नॉट है क्या, आई नॉट है पहले से ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है ये, अनपोलराइज की नहीं है, पोलराइज लाइट। अगर कहता है कि अनपोलराइज लाइट है, क्या है, अनपोलराइज, तो पहले उसको पोलराइज बनाओ। जैसे कहता है आई है तो यहाँ से पोलराइज पहले इसको बनाएंगे, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, फिर हम अगला कोई भी पोलराइजेशन रखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, अब तो पोलराइज हो गई। अब ये फॉर्मूले में रख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या रखेंगे, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पोलराइज, इसको मत रख देना, ये क्या है अनपोलराइज है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखिए, जो फॉर्मूला है किसके लिए, पोलराइज लाइट के लिए। बट हमें क्या देता है, हमें कहता है कि कोई आई इंटेंसिटी अनपोलराइज है तो पहले क्या करना है, उसको हाफ कर देना है, क्योंकि उसको पोलराइज बनाते समय क्या करना है, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अब जाके इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा ये फॉर्मूला और लगाते समय क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले कॉस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे, तो थीटा ये चीज़ ध्यान रखना है, थीटा होता है दो पोलराइजेशन के बीच का एंगल। जैसे ये हमारा पहला पोलराइड है तो ये मान लेते हैं कि पैरेलली है ऐसे, ठीक है, और दूसरा पोलराइड है ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये पोलराइड के बीच का क्या एंगल है, तो ये मान लेते हैं यहाँ कट कर रहा है क्या, और थीटा, तो ये एंगल है थीटा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से अनपोलराइज लाइट आई आई, तो यहाँ से कितना जाएगा, आई नॉट बाई 2, अब ये पोलराइज हो गया। अब इससे कितना आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं आई डैश, तो कितना होगा, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा इससे निकलने वाली लाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थीटा। थीटा क्या होता है, यहाँ पे दो पोलराइड के बीच का एंगल। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनाता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पोलराइड को घुमाता है, ठीक है। कहता है कि हमारे पास दो पोलराइड है, ये पहला है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे पैरेलल है, और ये दूसरा है, ये भी अभी मान लेते हैं पैरेलल है। तो पहले कहता है कि ऐसे है, ठीक है, 0 डिग्री पे, अभी एंगल कितना है, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इंटेंसिटी, यहाँ पे अगर 0 कर दें cos 0 की वैल्यू 1 तो इंटेंसिटी क्या है, सेम आएगी, क्या आनी है, सेम आनी है। बट अब इसको कहेंगे 90 डिग्री पे, इसको हमने कर दिया 90 डिग्री पे, ठीक है, पहला कंडीशन 90। अब आ गया थीटा हमारा क्या 90 आ गया, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो इंटेंसिटी क्या, लाइट पास नहीं होगी, तो इंटेंसिटी क्या आएगी 0। फिर हम लोग क्या 180 कर देते हैं, तो 180 करने पे फिर स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, फिर स्ट्रेट करेंगे फिर क्या हो जाएगा, आई नॉट, फिर इंटेंसिटी पास होगी। मीन्स हम अगर एक टाइम क्या करें, फिर इसको वापस से क्या घुमा दे रहे हैं, इसको वापस से 270 कर दे रहे हैं, तो 270 मीन्स कैसा, 90 के भी फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस से अपने पोजीशन पे रख देंगे। तो मीन्स हम एक टाइम अगर पूरा घुमा रहे हैं, एक बार घुमाने से क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 बार मैक्सिमा और 2 बार क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो पोलराइड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है पोलराइजेशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है ब्रूस्टर एंगल से, ब्रूस्टर एंगल से क्या होता है, ये यहाँ पे एक थिन फिल्म होती है, लाइट क्या होती है, यहाँ से आई एंगल पे आती है, तो लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या होता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं आई डैश। तो यहाँ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आना है ये देख लीजिए पहले। अगर ब्रूस्टर एंगल कह दिया तो ब्रूस्टर एंगल मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे होते हैं, पहली बात तो 90 डिग्री, ये चीज़ याद रखना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड है और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कैसे हैं दोनों आपस में, 90 डिग्री पे, ये चीज़ याद रखना है। और इसके लिए जो म्यू आएगा वो होगा tan इंटू आई पी, मीन्स ये जो एंगल होगा आई, इसका अगर tan करेंगे तो क्या आएगा, मीडियम की यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये जो थिन फिल्म है, ठीक है, ये कोई थिन फिल्म थी अपने पास। और क्या याद करना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ये होती है टोटली पोलराइज, ये क्या होती है, टोटली पोलराइज। बट ये क्या होता है, ये होता है पार्शियली पोलराइज, ठीक है। ब्रूस्टर एंगल में जितने भी थियरी है बता देता हूँ, और इसकी इंटेंसिटी लेस देन आई बाई 2 होते हैं, इसकी इंटेंसिटी मोर देन आई बाई 2 होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है।
टोटली पोलराइज है कौन सा, रिफ्लेक्टेड, बट इंटेंसिटी किसकी जाती है, रिफ्लेक्टेड की, ठीक है। तो ब्यूस्टर एंगल से हमारे पास यही क्वेश्चन आते हैं, म्यू इक्वल टू tan IP, या तो फिर सेंटेंस देगा, बताओ कौन रिफ्लेक्टेड, कौन सा टोटली पोलराइज है, कौन सा पार्शली है, किसकी इंटेंसिटी लेस देन I/2 है, किसकी इंटेंसिटी लेस देन I0/2 है, ठीक है। तो ये ब्यूस्टर एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरफेरेंट डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसी के साथ साथ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म होता है। इसके अलावा कोई अगर फॉर्मूला छूटा हुआ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा।